पहली बार इंसान में धड़का सुअर का दिल। आज का द हिंदू न्यूज़पेपर का जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करेंगे इस इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ में। देखिए, आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, जान है तो जहान है। अगर इंसान जिंदा रहेगा तो सारी चीजें सही है, पर जिंदा ही नहीं रहेगा तो फिर क्या करेंगे। आज तक दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ था जिसमें किसी इंसान के अंदर में सुअर का जो दिल है वो ट्रांसप्लांट किया जाए। अमेरिका में पहली बार ऐसा कुछ देखने को मिला। और जो ये सुअर था ये जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग था, जिसका हर्ट जो है वो यूज किया गया डेविड नाम के पर्सन की जिंदगी को बचाने के लिए। और अब उस पर्सन की जो लाइफ है, जो आप लोग पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, वो अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पा रहा है, खा पी पा रहा है, जिंदगी जो है वो अब ठीक चल रही है। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि एक सुअर ने जो है वो इंसान की जान बचा ली। तो हमेशा आप लोग नॉर्मली देखते होंगे एनिमल जो है वो हमेशा इंसान के काम आते हैं, तो यहाँ पर भी यही कारनामा आप लोगों को देखने को मिला। देखिए यार, होता क्या है, आप लोगों ने अलग अलग ऑर्गन डोनेशन के बारे में सुना होगा, और हमारी कंट्री में अगर साउथ इंडिया में आप लोग जाएंगे ना, ऑर्गन डोनेशन जो है वो काफी ज्यादा प्रचलित है। पर लेकिन नॉर्थ इंडिया में नॉर्मली ये चीजें आप लोगों को देखने को नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ये बताना है, एक क्वेश्चन पूछूंगा बड़ा ही प्यारा सा आप लोगों से। हमारी कंट्री में अगर किसी को ऑर्गन डोनेट करना है तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये पूरा काम जो है वो कंप्लीट कराती है, इसका नाम आप लोगों को बताना है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करो, देखता हूं कौन कौन सही आंसर यहां पर दे पाता है। 3 क्वेश्चन रहेंगे, तीनों में से देखता हूं कितने सही आंसर आप लोग कर पाते हैं। और ये सारे क्वेश्चन शाम को जो वीडियो आती है 8:30 बजे आप लोग की, उसमें ये सारे टॉपिक में कवर कर चुका हूं। नेशनल वाटर अवार्ड के बारे में बात की जा रही है, ये ऑर्गेनाइज कराया गया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। तो कौन सा राज्य जो है वो इसमें यहां पर जीतकर सबसे ऊपर आया, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश? सही आंसर बताइए, देखता हूं कौन सही आंसर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर है, अभी रिसेंटली कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के बारे में बात की गई, तो किसके द्वारा ये रिलीज किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर या फिर नन ऑफ द अबव? तो सही आंसर यहां पर आप लोगों को देना है। इस क्वेश्चन का भी अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, अगर आप लोग ढंग से ट्राई करोगे तो सही आंसर आप लोग डेफिनेटली दे पाओगे। एक और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज में भी है यहाँ पर, रिलीजन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं चीजें, तो यहाँ पर बात की जा रही है, अगर आप लोगों को अपना रिलीजन जो है वो प्रैक्टिस करना है और प्रोपोगेट करना है, यानी कि अपने रिलीजन को आगे लेकर चलना है, बढ़ाना है, तो ये किस आर्टिकल के तहत आप लोग ये काम कर सकते हैं? आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 या फिर आर्टिकल 28? आप लोग को पता होगा, जब फंडामेंटल राइट के अंदर आप लोग जाएंगे तो पार्ट 3 में आप लोग को फंडामेंटल राइट देखने को मिलेंगे, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक संविधान के अंदर। इसके अंदर जब आप लोग जाएंगे, आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 जो है ये आप लोगों के लिए बात करते हैं बेसिकली राइट टू रिलीजन के बारे में। तो इन्हीं में से एक आर्टिकल है जो कि आप लोगों के लिए यहां पर आप लोगों का आंसर होगा। तो अटेम्प्ट कीजिए, देखता हूं कौन यहां पर एग्जैक्टली सही आंसर बता पाता है। काफी शानदार और काफी इंटरेस्टिंग आज का ये डिस्कशन रहने वाला है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, 2 पार्ट में ये वीडियो आप लोगों को डिवाइडेड रहेगी। पहले एडिटोरियल का डिस्कशन करेंगे और इसके बाद में न्यूज एनालिसिस आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर वीडियो के एंड में आप लोग जाओगे तो आप लोगों को यहाँ पर जो कल क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर के साथ साथ में 5 आप लोगों को डेली वोकैबुलरी देखने को मिलती है, जिन पे कई सारे बच्चे काफी प्यार से सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहे हैं। उनके सेंटेंस भी आप लोग देख सकते हैं और खुद भी अपना सेंटेंस जो है वो फॉर्मेशन आप लोग कर सकते हैं। डेली 2 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन रहता है जो आज के डिस्कशन से, और एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा जो पुराने यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उनको भी आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग वे में जो है वो लेक्चर आगे बढ़ेगा। अच्छे से एक एक पॉइंट को आप लोग एंजॉय करते हुए चलिएगा। पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं, वो है यहाँ पर यूपीएससी के द्वारा जो अभी मेंस के क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के सामने निकल कर आए, तो उसमें मैंने आप लोगों का जनरल स्टडी 2 और जनरल स्टडी 3 का टोटल डिस्कशन किया, पर लेकिन फर्स्ट का अभी आप लोगों का बचा हुआ है। तो इसके चलते मैं आप लोगों को सोच रहा था कि इसी वीडियो के अंदर एक ओवरव्यू दे देता हूं, क्योंकि बहुत सारा सेक्शन ऐसा है जो मैं इसके अंदर कवर नहीं कराता हूं। जैसे कि यहां पर अगर बात करें जीएस पेपर 1 के अंदर क्या आता है, तो आप लोगों को इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड और इंडिया और सोसाइटी आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर लेकिन इसके अंदर भी कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोगों को डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, जो मैंने आप लोगों के यहाँ पर कवर किए हैं, अगर आप लोग उनसे ढंग से अगर देख पाओगे तो। जैसे नॉर्मली तो आप लोगों को देखने को मिलेगा टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं हर एक पेपर के अंदर में, जो अब तक हम लोगों ने डिस्कस किए। कुछ क्वेश्चन 15 नंबर के होते हैं, कुछ क्वेश्चन 10 नंबर के होते हैं, तो कुछ को आप लोगों को 250 शब्दों में लिखना होता है और कुछ को आप लोगों को 150 शब्दों में लिखना होता है। तो जो 10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उनको आप लोगों को 150 शब्दों में लिखना होता है, और जो यहाँ पर 15 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उनको आप लोगों को 250 शब्दों में लिखना होता है। तो जैसा मैंने फर्स्ट जो सेकंड और थर्ड पेपर के बारे में आप लोगों को बताया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले थे एडिटोरियल से। ऐसा लग रहा था छापे गए हैं बकायदा उठा के एडिटोरियल से। तो ये फायदा रहता है डेली आप लोगों का डिस्कशन देखने का, खासकर एडिटोरियल के ऊपर जब फोकस करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन 19 है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में कितनी बार आप लोगों को पढ़ा है?
कौन कौन सी कंट्री की वजह से क्रिप्टो करेंसी जो न्यूज में रही थी। अभी हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया हमारी कंट्री में किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी को अलाउ करने से मना किया गया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या बोला, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा क्या स्टेटमेंट निकल कर आई, सारी तमाम बातें आप लोगों के ऊपर थी। और क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, क्यों लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन बनाकर आप लोग यहां पर लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 18 अगर बात करें तो यहां पर पॉपुलेशन और एजुकेशन के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग बना सकते हैं क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में मैंने बताया, सेंसस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, और आप लोगों को ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के बारे में आप लोगों को बताया, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बताया, ह्यूमन कैपिटल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। तो एक अच्छा सा आंसर आप लोग उनके बेस पर एक फॉर्म यहां पर कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप लोगों को इसके बारे में कुछ पता नहीं है, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें यहां पर नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है कि मेन जो सोशियो इकोनॉमिक इंप्लीकेशन है जो कि आज की डेट में डेवलपमेंट ऑफ आईटी इंडस्ट्री के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का खासकर मेजर सिटीज में आज के डेट में क्या इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, आईटी इंडस्ट्रीज इन मेजर सिटीज। तो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट भी आप लोग यहां पर इंक्लूड करके चल सकते हैं। और आज की डेट में आईटी का यूज हर जगह किया जा रहा है, इंटरनेट इनेबल्ड सर्विस आप लोग को प्रोवाइड कराई जा रही है। बिना इंटरनेट के आज की डेट में कोई भी सिटी जो है, खासकर इसको स्मार्ट सिटी बोलते हैं, उसके बारे में आप लोग नहीं सोच सकते। तो बहुत सारी चीजें आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, पर लेकिन इंटरनेट के साथ में एक एजुकेटेड सोसाइटी होना भी जरूरी है। तो मतलब आप लोग इसके बारे में भी ऐसा नहीं बोल सकते कि कुछ भी आप लोग यहां पर नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। इसी के साथ में आप लोगों को बात करें तो यहां पर नेक्स्ट अगर बात करें, वैसे अगर ये भी देखा जाए तो आप लोग इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। आर्टिक जो है और ग्लेशियर जो है अंटार्कटिका डिफरेंट तरीके से इफेक्ट हो रहे हैं, ह्यूमन जो बेसिकली आज के दिन में इंपैक्ट पड़ रहा है ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। तो मैंने आप लोगों को याद होगा एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें मैंने आर्टिक और इसी के साथ में अंटार्कटिका वाले रीजन के बारे में बताया था। मैंने बोला था कि यहाँ पर ये वाले जीव जंतु पाए जाते हैं, यहाँ पर ये वाले पाए जाते हैं और अलग अलग तरीके से इंपैक्टेड हो रहे हैं। तो मतलब रिवीजन अगर आप लोग कर रहे होंगे ना तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि जो पोर्शन में आप लोग नॉर्मली नहीं पढ़ाते हो, जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, उसके भी क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करवा दूंगा। दे आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन पेपर को देखकर समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इसी के साथ में नेक्स्ट अगर बात करें तो यहां पर बात की जा रही है ये मेजर माउंटेन रेंज के बारे में। खैर ये तो अलग हो जाएगा, बिल्कुल कोर जो आप लोग का ज्योग्राफी हो गया। यहाँ पर वर्ल्ड वॉर के बारे में बात की जा रही है। इसी के साथ में यहाँ पर महात्मा गांधी जी से रिलेटेड है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बारे में एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। ये बेसिक क्वेश्चन है जो कि आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक और डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ पर गिग इकोनॉमी। आप लोगों को याद होगा कितने डिटेल में मैंने आप लोगों को सारी तरीके के वर्कर्स के बताए, सारी इकोनॉमी के बारे में डिटेल में पढ़ाया। पूरा टॉपिक आप लोगों को मिल जाएगा अगर जाकर आप लोग देखोगे, जाकर एक बार सर्च करना पीडीएफ में, एग्जैक्ट आप लोगों को पूरा का पूरा टॉपिक कवर कराया गया। इतना बताया था मैंने, 150 शब्द में तो भर भर कर लिख सकते हो आप लोग उसको। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में ट्राइबल जो नॉलेज सिस्टम के बारे में बात की जा रही है। तो ये ऐसे हैं कि एडिटोरियल में कभी ना कभी कुछ ना कुछ इनके बारे में आता रहता है, तो इसके बारे में यहाँ पर कुछ बातें की जा रही है। तो ये भी ऐसा नहीं है कि आप लोग इसको बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। वोल्केनो इरप्शन के बारे में बात यहाँ पर की जा रही है। मैंने आप लोगों को बता रखा था, चीजें बताई थी, बेसिकली रिंग ऑफ फायर के बारे में बताया था, और भी कहां पर क्या कंडीशन देखने को मिलती है, कैसे वोल्केनो इरप्ट होता है, उसी के बारे में बताया था कि एक तरीके से मैग्मा और लावा के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी थी। तो यानी कि कहने का मतलब है, वैसे तो ये कोर आप लोग की ज्योग्राफी हो गई, पर फिर भी अगर एडिटोरियल भी आप लोग सुन रहे हैं ना, तो भी आप लोग को बहुत सारी चीजें पता होंगी जो आप लोग लिख पाएंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी आप लोग नहीं लिख पाएंगे। ये देख लीजिए, व्हाट आर द इन्वायरमेंटल इंप्लीकेशन ऑफ, आज की डेट में अगर आप लोग बात करते हैं जो वाटर बॉडीज है हमारे पास में, खासकर अर्बन वाले एरिया में, तो उनके बारे में बात की जा रही है। तो आज की डेट में जिस तरीके से हम लोग लैंड यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से मैंने कितने बार आप लोगों को उदाहरण दिए इसके बारे में। बहुत सारे आर्टिकल आते हैं इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के बारे में, उनमें बैलेंस कर आप लोग बोल सकते हैं लैंड यूज कैसे यूज किया जा रहा है, ठीक है। जिस तरीके से आज के डेट में दिक्कतें देखने को मिल रही है, तो हर एक लेवल पर ये क्वेश्चन आप लोगों को बन सकते हैं। उधर भी आप लोगों ने देखे 2 क्वेश्चन बनते कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी से, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, यहां पर भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आप लोगों के सामने क्वेश्चन निकल कर आ गया, ठीक है। तो पर्यावरण जो है, इन्वायरमेंट जो है और डेवलपमेंट जो है, ये पैरेलल में आप लोगों को चलते हुए नजर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर जो पूछा गया है, ये तो खैर ये तो अलग हो गया, डिस्पाइट द कंट्री ऑफ गुड बना, माइनिंग, ये अलग हो गया जीडीपी का, और थोड़ा सा कहां पर क्या क्या रिसोर्सेज हैं उसके बारे में बात की जा रही है। ये देखिए लैंडस्लाइड के बारे में आप लोगों को मैंने डिटेल में डिस्कस किया था इसके बारे में, लैंडस्लाइड के बारे में अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा, तो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। अभी यहाँ पर जैसे नहीं हिमालयन वाले रीजन में लैंडस्लाइड देखने को मिली, वेस्टर्न घाट में लैंडस्लाइड देखने को मिली, तो बहुत सारे जहां पर लैंडस्लाइड के केसेस निकल के आए, केरला के अंदर मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था इसके बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, लैंडस्लाइड क्यों होता है, कहां पर क्या क्या कंडीशन बनती है, वो सारी बातें मैंने आप लोगों से डिस्कस की। तो ये एक ऐसा पेपर है जिसमें ना पढ़ाते हुए भी मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों को पढ़ा रखी है, ठीक है। तो यार अगर आप लोग अगर एडिटोरियल को ढंग से सुनोगे ना, तो वहां पर एक तो आप लोगों को स्टैटिक पोर्शन मिल जाएगा, दूसरा आप लोगों को राइटर के व्यूज मिल जाएंगे,
तो ये कॉम्बिनेशन आप लोगों के पास में जब नोट्स होते हैं ना, पीडीएफ जो सुबह तैयार करता हूं पीपीटी, सबसे ज्यादा टाइम इसी पीपीटी में आप लोगों को लगता है, ठीक है। वरना पढ़ाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, पढ़ाने में तो ज्यादा टाइम लगता ही नहीं है, पीपीटी बनाने में टाइम लगता है। आप लोगों के लिए एक डेटा को इकट्ठा करना जिसका आप लोग रिविजन कर सके आसानी से बैठ के, उसमें सबसे बड़ा टाइम लगता है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को एक्यूमुलेट करके रखनी चाहिए और अच्छे से इनको एंजॉय कीजिए ताकि सही डायरेक्शन में आप लोग अपनी पढ़ाई को लेकर चल सकें। बाकी ये तो मैंने आप लोगों को यहां पर इस पेपर के बारे में बताया, दोनों पेपर के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं, सेकंड और थर्ड के बारे में वो वीडियो भी आप लोग देख लेना, डिटेल में आप लोगों को सारी चीजें पता चल जाएगी। अगर सीरियस कैंडिडेट आप लोग हैं तो इसके ऊपर आप लोग को अच्छे से फोकस देकर चलना चाहिए। यार आज के आर्टिकल सुन के ना आप लोगों को मजा आ जाएगा, इस तरीके से आप लोग एंजॉय करोगे। जितना मजा मैंने अब आप लोगों के लिए पीपीटी बनाने में लिया है, उतना ही मजा अब मैं आप लोगों को पढ़ाने में लूंगा। रियलिटी में आप लोग एंजॉय करोगे बहुत शानदार तरीके से, और ये कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आप लोगों को लंबे समय तक काम आने वाले हैं, क्योंकि कई सारे कॉन्सेप्ट में बताने वाला हूं। एक बार ओवरव्यू लेते हैं, सारे क्या क्या डिस्कस करेंगे हम लोग चीजें, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये साइड में जो आर्टिकल है, ये बहुत शानदार बहुत प्यारा आर्टिकल यहाँ पर लिखा गया है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम लोगों को कैसे यूज करना है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, क्या आज की डेट में हमारी कंट्री में कंडीशन है, अलग अलग स्टेट में क्या कंडीशन है, और किस तरीके से हम लोग को इसको आगे लेकर चलना चाहिए। तो पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ में एक्सप्लेन करूंगा, कॉन्सेप्ट, करंट अफेयर प्लस स्टैटिक, तो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर सीसीएस आप लोगों के सामने नजर आएगा। ये आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा आज की डेट में हमारी कंट्री में एप्पल जैसी कंपनी क्यों नहीं है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं एक मिनट के लिए, आप लोगों यहां पर रुककर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारे देश में एप्पल जैसी कंपनी क्यों नहीं है आज की डेट में। यानी कि एप्पल जो है आज की डेट में इतनी बड़ी कंपनी हो चुका है, हमारी कंट्री की खुद की जीडीपी से भी ज्यादा बड़ी है। हमारी कंट्री की जीडीपी है 7.2.7 या फिर 8 के करीब ट्रिलियन, और एप्पल की खुद की जो वर्थ है वो है 3 ट्रिलियन। यानी कि एक देश की जीडीपी से भी ज्यादा बड़ा है एप्पल आज की डेट में। तो बताइए आप लोग ऐसा क्या रीजन है हमारे देश में एप्पल जैसी कंपनी नहीं है। अब ये मत बोलना कि हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, ठीक है। अगर एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है ये बोलोगे तो फिर मैं बोलूंगा भाई साहब ये क्या है, ये तो बता दो, ये क्या है। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा अमेरिका। अगर हमारा एजुकेशन अच्छा नहीं है तो ये कहां से निकल के आ रहे हैं। तो ये बोलना तो बिल्कुल छोड़ देना कि एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। कुछ चीजें हैं एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो अच्छी नहीं है, पूरे एजुकेशन सिस्टम को आप लोग बेकार नहीं बोल सकते, ठीक है। तो डिटेल में जानेंगे क्या क्या बातें हैं। ये एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है बेसिकली, वैसे तो पॉलिटिकल मुद्दा है पर लेकिन किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर पॉलिटिकल मुद्दा है। वो क्या है, मेकाधातु प्रोजेक्ट, ठीक है। तो मेकाधातु को लेकर पदयात्रा चल रही है, तो वो आप लोगों के काम की नहीं है कौन पदयात्रा निकाल रहे क्या है, पर हाँ कॉन्सेप्ट जरूर इंपॉर्टेंट है कि मेकाधातु के अंदर क्या सिस्टम है ये समझेंगे हम लोग। यहाँ पर पृथ्वी जो है वो गर्म हो रही है, उसी के बारे में यहाँ पर ये डेटा पॉइंट है। ये एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली अभी बहुत सारे एरिया में आप लोगों को टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। तो जो डेटा यहाँ पर निकाला गया है ये यहाँ पर 1991 से लेके 2000 तक का, और इसके बाद में फिर प्रेजेंट टाइम तक का जो टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हुआ है उसके बारे में बात की जा रही है। बोला यह जा रहा है कि प्री इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कंपेयर में अगर आप लोग देखोगे आज की डेट में टेम्परेचर जो है वो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और अगर इसको इसी तरीके से बढ़ता हुआ आप लोग नहीं रोकोगे तो आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलने वाली हैं। तो बहुत सारी यहाँ पर डेटा लिखा हुआ है, ये जो पूरा चार्ट है यहाँ पर ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोगों को बेसिकली कहाँ पर, ये आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाता है, वहां पर जाकर देख लेना। तो ये दिखाया जा रहा है कि कैसे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। आप लोग देखते हैं 2005 से लेकर यहाँ पर इनके द्वारा आगे बढ़ते हुए यहाँ पर ये एक एनालिसिस किया गया है। इसी तरीके से यहाँ पर टेम्परेचर के बढ़ने की बात की जा रही है कि कैसे कैसे टेम्परेचर जो है उसका इंक्रीमेंट होता हुआ जा रहा है। अगर बात करें यहाँ पर 1850 से लेके, मैंने बोला था ना बेसिकली प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, यानी कि जब से यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आप लोगों ने पढ़ा होगा ना मॉडर्न इंडिया के अंदर में, तो उसके आगे जो चीजें बढ़ रही हैं उसके बारे में एक पूरा एनालिसिस यहाँ पर ये किया गया है। तो इसके बारे में आप लोग एक ये डेटा पॉइंट रखिएगा, कभी भी अगर कुछ लिखने के लिए आए तो हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। टेम्परेचर कैसे कैसे इंक्रीज हो रहा है वो दिखाया गया है यहाँ पर, -7 से लेकर 7 तक का ये पूरा एक दिखा रखा है ऑल ओवर वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर टेम्परेचर हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पर बोला गया वर्ल्ड इज हीटिंग अप, यानी कि दुनिया जो है वो गर्म हो रही है, तो उसके बारे में एक ओवरव्यू यहाँ पर दिया गया है। तो डेटा पॉइंट है, रख लीजिएगा, आप लोग के आगे काम आएगा। कभी अगर देखना हो, किसी को बताना हो, बताओ टेम्परेचर कैसे कैसे क्या बढ़ रहा है, तो हल्का सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। यहां पर अगर बात करेंगे, ये जो आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा ये है आज की डेट में गूगल जो है वो अपना डोमिनेंस रख रही है, यानी कि गूगल जो है वो आज की डेट में दादागिरी चलाती है इंटरनेट के ऊपर। कैसे चलाती है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे।
हेट स्पीच के ऊपर फिर से आर्टिकल आया है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि अब वो यहां पर हेट स्पीच के ऊपर यहां पर एक केस जो था उसको सुनेगा, जो धर्म संसद के बारे में बात निकल कर आई थी हरिद्वार के अंदर में। तो इसके चलते यहां पर ये कई सारे आर्टिकल अब आप लोग आएंगे। एक बार हेट स्पीच के ऊपर नोट्स बना के आप लोग आर्टिकल को साइड में रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, उसके बाद में कार्रवाई होगी, फिर उसके बाद में रिजल्ट आएगा। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि दो इंसान लड़ रहे हैं, लड़ने दो, जब तक उनके सर नहीं फूट जाते और केस नहीं बन जाता कोर्ट के अंदर में, पुलिस पकड़ कर नहीं ले जाती, तब तक किसी काम का नहीं है। ठीक है, यानी कि जब तक पूरा एक फाइनल डेस्टिनेशन पर चीज ना पहुंचे कि अच्छा सर फोड़ दिए हैं, उनमें से एक जेल में चला गया है, एक हॉस्पिटल में चला गया है, अब फाइनल आ गया, अब दोनों शांति में पड़े रहेंगे। तो इसका मतलब है कि अब आप लोग उस टॉपिक को तैयार कर सकते हो। ठीक है ऐसे आप लोग बजट इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बात कर सकते हैं। उससे पहले बहुत सारे आर्टिकल आएंगे, उनको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। फाइनल जब चीजें पहुंच जाए उसके बारे में याद रखिएगा। सेम फंडा आप लोगों को यहाँ पर इलेक्शन के बारे में देखने को मिलेगा। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात की जा रही है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बेसिक चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसके बाद में तो क्या क्या चीजें हैं वो आप लोग समझ ही सकते हैं कि हाँ कहाँ पर क्या क्या दिक्कतें होती हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में पावर नहीं है, वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो कुछ बातें बात करेंगे यहाँ पर। इवन ये भी बोला जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट में जजों को अपॉइंटमेंट करते हैं, उसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट के लिए भी एक कोलिजियम सिस्टम होना चाहिए। तो अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि ऐसा होना चाहिए या फिर नहीं, तो आप लोग क्या राय दोगे? तो इंटरेस्टिंग चीजें हैं यहाँ पर, कुछ बातें कर लेंगे इनके बारे में भी। ये जो आर्टिकल है यहाँ पर, ये एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। ये नेटो और रशिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो समझेंगे आखिर क्या मुद्दा आज के डेट में चल रहा है, तो काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था, डेली आप लोगों को एक कोटेशन दिया करूंगा जो कि ऐसे में आप लोग यूज कर सकते हैं। तो आज की कोटेशन क्या है? यहाँ पर बोला गया व्हेन गॉड क्रिएटेड ए मैन एंड वुमेन ही वाज थिंकिंग कि किसको देनी है पावर कि जो बच्चा पैदा कर सके। हु शैल आई गिव द पावर टू गिव द बर्थ टू नेक्स्ट ह्यूमन बीइंग, यानी एक तरीके से किसको पावर दी जाए कि वो बच्चा पैदा कर सके, यानी कि मेल को या फिर फीमेल को। फिर यहाँ पर गॉड ने चूज किया वुमेन को, तो इसलिए बोला गया है यहाँ पर कि एंड दिस इज द बिग एविडेंस दैट वुमेन आर पावरफुल। तो ये बोला गया है किसके द्वारा? मलाला यूसुफजई के द्वारा। तो इनके इसीलिए यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि बच्चा पैदा करने की जो पावर होती है वो महिला के अंदर होती है। ठीक है, अब ये मत बोलना कि बिना मेल के कैसे फीमेल जो है बच्चा पैदा कर सकती है। वो आप लोग इसको उस तरीके से नहीं देखना है। जो कोक दी गई है, जिस कोक में हम लोग पैदा होते हैं, पलते हैं, वो माँ के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगी। तो वो बातें हैं बेसिकली। 9 महीने तक एक माँ अपने पेट में बच्चे को रखती है। वो जो पावर दी गई है वो माँ को दी गई है। तो माँ को बिल्कुल प्रकृति की तरीके से देखा गया है। जैसे प्रकृति हम लोगों को अपनी गोद में सहज कर रखती है, उसी तरीके से माँ जो है स्टार्टिंग के 9 महीने हम लोगों को अपनी गोद में सहज कर रखती है। तो इसलिए माँ जो है वो मोर पावरफुल है, ऐसा बोलने की बात की गई है यहाँ पर। तो आप लोग वुमेन को किसी भी तरीके से कमजोर नहीं बता सकते। तो वुमेन इंपावरमेंट के बारे में कुछ लिखने के लिए आए, सोसाइटी के बारे में कुछ लिखने के लिए आए, तो आप लोग ये अच्छी खासी एक कोटेशन वहां पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर यूज कीजिएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर आज की डेट में जो भी कोटेशन हुआ करेगी मैं सारी आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया करूंगा। और यहाँ पर मैंने सोचा है कि इनको नंबरिंग दे दिया करूंगा। जैसे यूपीएससी मेंस कोटेशन 1, ठीक है, तो जेंडर इक्वलिटी के बारे में होगी। अभी यहाँ पर मेंस कोटेशन 2 आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो सारी कोटेशन जब आप लोग सर्च करेंगे यूपीएससी मेंस कोटेशन हैशटैग करके आप लोग सर्च करेंगे तो सारी एक जगह खुल के आ जाएगी। या फिर हैशटैग जेंडर इक्वलिटी की कोटेशन आप लोग सर्च करेंगे ना, मान लो यहाँ पर जाकर, तो सारी खुलकर एक जगह आ जाएगी। तो इस तरीके से पूरा प्रक्रिया आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर इसको आप लोग एक तरीके से जिसे विकिपीडिया होते हैं, ऐसा ये पूरा चैनल में क्रिएट कर रहा हूँ। पूरा एक आप लोग का एसएलवीपीडिया के नाम से सारे नोट्स आप लोगों को सर्च कर मिल जाया करेंगे। अगर कहीं पर आप लोग कुछ भी नहीं ले रखे हैं, आप लोग अपने नोट्स वगैरह भी नहीं है, तो यहाँ पर क्लिक कर बहुत सारी चीजें आप लोग अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, कल मैंने यहाँ पर पासपोर्ट के बारे में बात की थी, यहाँ पर उसके नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करें, एक आर्टिकल भी प्रोवाइड कराया था। वो कैबलरी डेली आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता रहेगा वो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर मैं प्रोवाइड कराता रहूंगा। डेली आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पर मिली जाती है रेगुलरली। ये जो दूसरा चैनल है 1.5 लाख के करीब मेंबर जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर आंसर राइटिंग ग्रुप में भी आप लोग जा सकते हैं। तो 3 ग्रुप है यहाँ पर जो कंप्लीट स्टडी आप लोग की प्रोवाइड कराते हैं, एक में नोट्स, एक में पीडीएफ और एक में आंसर राइटिंग। सारे अलग अलग हैं ताकि होच पोच आप लोग न हो, और इसी के साथ में सारी सिस्टमेटिक वे में भी आप लोग को देखने को मिलेंगे। सारी चीजें आराम से एक जगह इकट्ठी मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल डेली एक पढ़ा करो। आज भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल पोस्ट करूंगा जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आर्टिकल एटलीस्ट आप लोग को डेली पढ़ना है। ठीक है, और ये कोटेशन में सीरियल वाइज वहां पर लगा दूंगा। ओके, और ये जो डेटा पॉइंट है ये भी डाल दूंगा ताकि आप लोग इसको आराम से याद रख सको और आगे लेकर चल सको। आइए आगे चलते हैं।
कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा, बाकी तो चीजें इधर उधर होती रहती हैं। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना कि जोड़ना, घटाना, गुना, भाग कैसे करनी है, तो फिर कभी कोई दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। तो पहले कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट बात क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आर्टिकल में बात की जा रही है किसके बारे में, डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में। तो यहाँ पर कैसे जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो फल है उसका फायदा हम लोग को उठाना है, ये बात बोली गई है। दूसरा बोला गया है हमारी कंट्री के पास में, इनके भारत के पास में एक बड़ी ही यूनिक अपॉर्चुनिटी है। यूनिक मतलब जो किसी के पास में नहीं है। ऐसा क्यों बोला गया यूनिक अपॉर्चुनिटी है? हमको अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए, बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारी कंट्री में जो एज है ना यंग जनरेशन की, वो काफी शानदार है, यानी कि यंग लोग ज्यादा हैं एज कंपेयर टू दूसरी कंट्री के कंपेयर में। तो इसको समझने के लिए मैं आप लोगों को प्रॉपर डेटा बताऊंगा जिससे आप लोग समझ पाएंगे। पर सबसे पहले आप लोग ये समझिए, अगर कोई आप लोगों को बोले कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का ये मतलब होता है कि एक देश के अंदर जितनी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के अंदर कितनी ऐसी पॉपुलेशन है जो कि काम करने वाली पॉपुलेशन है। ठीक है, ऐसा आप लोग समझ सकते हैं कि कमाने वाली पॉपुलेशन कितनी है, या फिर कमाने वाली पॉपुलेशन की एज ग्रुप में कितने लोग हैं जो कि आज के में कमाने की कैटेगरी में है। अगर मैं आप लोगों को मोटे मोटे तौर पर बोलूं अपनी कंट्री की पॉपुलेशन के बारे में, तो हमारी कंट्री की मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा आज की डेट में लगभग जो है यहाँ पर, जो मोटे मोटे तौर पर अगर आप लोग बात करें तो इसलिए यहाँ पर इसलिए इसको बोला गया कि एक तरीके से 28 टू 29 आप लोगों को यहाँ पर हमारी मीडियन एज देखने को मिलेगी। यानी कि बोला यह गया कि मैक्सिमम पॉपुलेशन हमारी जो लगभग 62% है वो 15 से लेके 59 के बीच में है, यानी कि 15 से लेके 59 के बीच में सारी पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। और आप लोगों को पता ही होगा कि नॉर्मली इंसान जो है वो 60 साल की एज में जाकर रिटायर होता है। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन हमारी जो है वो काम करने वाली कैटेगरी में है। सोचो एक मिनट के लिए, एक बच्चा पैदा होता है, वो बच्चा जो पैदा होता है, पैदा होने के बाद में बढ़ता है, उसकी हम लोग एजुकेशन अच्छी खासी करते हैं। एजुकेशन अच्छी खासी करने के बाद में 20-21 साल का जैसे उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, उसके बाद में उसको जॉब मिलनी चाहिए। अगर उसको जॉब मिल जाती है, वो एक अच्छी खासी कंपनी में सेट हो जाता है या फिर गवर्नमेंट जॉब में चला जाता है, उसकी सैलरी मान लीजिए 40-50-60 हजार रुपए महीने उसकी चल रही है, और उसी के तरीके से उसने अपनी जिंदगी जो है वो स्टार्ट कर दी है। तो आगे कमाएगा, उसका परिवार होगा, उसके बच्चे होंगे, अगर शादी की तो, अगर शादी नहीं की तो अकेले अच्छे से एंजॉय करेगा, आगे बढ़ेगा। अगर शादी कर ली तो बच्चे होगा, फैमिली के साथ में आगे बढ़ेगा। तो जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती रहेंगी तो वैसे वैसे जो इंसान जो है वो एक तरीके से स्टेबलाइज इंसान होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने पैसा कमाया, गाड़ी खरीदी, टीवी खरीदा, घर खरीदा, बच्चों के स्कूल में एडमिशन कराया, और भी घर में बहुत सारी चीजें थी, अपने माँ बाप के लिए भी बहुत कुछ किया उसने, बुढ़ापे में उनका ध्यान रखा, उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ उसने खर्चा किया, उनको इधर उधर घुमाने ले गया, उनको खुश रखा। तो सारी चीजें वो इंसान करता हुआ नजर आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ खरीदता हुआ नजर आएगा इकोनॉमी के अंदर, यानी कि इन्वेस्टमेंट करता हुआ नजर आएगा। तो जो इंसान कमा रहा है वही खरीदता हुआ भी कुछ ना कुछ नजर आएगा। तो ये पूरा एक सिस्टम होता है इकोनॉमी के अंदर में। जो यंग पॉपुलेशन है, अगर उनको जॉब मिल जाती है तो ये पूरी प्रक्रिया अच्छी चलती है और देश जो है वो आगे बढ़ता हुआ आप लोग को नजर आता है। पर इसका अपोजिट सोचिए एक मिनट के लिए, ये इंसान है, अच्छी एजुकेशन ली, 20-21 साल का इंसान हो गया, पर लेकिन अब यहां पर इसने क्या किया, ये सोचता है कि जॉब मिल जाए। अब जॉब के चक्कर में परेशान है। सोचो कि यहां पर ये इंसान जॉब के चक्कर में परेशान है, 21 साल की उम्र में इसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, पर लेकिन अभी फिलहाल जो है ये 30 या फिर 28 या 30 साल का इंसान हो गया, पर इसको जॉब नहीं मिली है। तो ये सोचिए कि इस इंसान की जिंदगी के लगभग 9 से 10 साल जो है, जो कि मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर थे, वो उसने किस में बिता दिए, वो उसने प्रिपरेशन करने में बिता दिए कि हाँ उसको जॉब नहीं मिल रही है। अगर ये जो हम लोग जो ये डेटा है, ये जो एज ग्रुप है, ये जो यंग जनरेशन है, अगर इसको ढंग से यूटिलाइज करें, 10 साल जो इसने अपनी जिंदगी के यहाँ पर बिता दी है एग्जाम की तैयारी करने में, फिर जॉब लेने में, तो हम लोग अपनी कंट्री में जो यंग जनरेशन है उनकी जो पावर है उसको हम लोग वेस्ट कर रहे हैं। सोचो 10 साल तो इसने बिताए दिए, अगर फ्रस्ट्रेट हो गए, इसको लगा कि नहीं यार ये काम मुझे करना ही नहीं है, और छोड़ छाड़ के ये गांव में चला गया, फिर से खेती बाड़ी में लग गया, फिर कुछ और काम करने लगा, या फिर चोरी चकारी उल्टी सीधी हरकतें करने लगा। तो एक इंसान ये था जिसको जॉब मिल गई थी, एक प्रोडक्टिव काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन अपनी कंट्री की इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में दे रहा था। एक ये इंसान है जो उल्टी सीधी हरकतें करने लगा, फ्रस्ट्रेट हो गया। बहुत सारे ऐसे सुसाइड करते हुए नजर आते हैं, फालतू की चीजें जो देखने को मिलती है जिंदगी में बहुत ज्यादा, जब तो इंसान एक हद तक ही झेल पाता है, फिर फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे जो हैं आजकल में सुसाइड के मुकाम पर भी पहुंच रहे हैं। तो ये इंसान जो है, मान लीजिए जॉब नहीं मिली, 30 साल का हो गया, 40 का हो गया, 50 का हो गया। अब यहां से आगे सोचिए, जैसे जैसे जिस भी परिवार में इंसान होगा, अगर शादी हो गई चलो एक बात है, अगर शादी नहीं हुई तो अलग बात होगी। अगर शादी हो जाती है तो परिवार में कमाने वाला नॉर्मली इंसान जो है वो ये कमाने वाला इंसान नहीं है। हालांकि आगे चले मान लीजिए कोई और घर में कमा रहा है, उसके बेस पर जिंदगी चल रही है। तो इस तरीके से जो ये इंसान है जो कि कमा नहीं रहा आज की डेट में, वो एक तरीके से समझिए कि एक ऐसा इंसान है जो कि
खाना भी खाएगा, कपड़ा भी पहनेगा, जूते भी पहनेगा, घूमने भी जाएगा, कहीं सारे काम करेगा, पर लेकिन खुद की कमाई से नहीं करेगा, सारे काम जो होंगे वो घर वालों की कमाई से करेगा। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एक तरीके से इसको देखिए पर्सनली मत लेना, ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, कभी आप लोग इसको गलत तरीके से लेने लगो कि हाँ कि इस तरीके से किसके बारे में बोला जा रहा है। बेसिकली मैं इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से बोल रहा हूं कि इनडायरेक्ट वे में बोले तो ये घर वालों के ऊपर बर्डन है क्योंकि कमा नहीं रहा है, ठीक है, पर लेकिन अगर ये कमाने लगेगा तो एक तरीके से घर वालों को सपोर्ट करने लगेगा, फिर बर्डन नहीं बनेगा। तो इसका मतलब यहां पर ये हो गया कि आप लोग मान लीजिए आप लोग एक इंसान को अपना रूममेट रख लेते हैं, सारा खर्चा आप लोग उसका उठा रहे हैं, ठीक है, उसको खाने पीने का, उसकी किताबों का, सारी चीजें आप लोग उठा रहे हैं। तो इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट जो है, आप लोग जो अपना पैसा जो है वो उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कि आप लोग अपना पैसा अगर इसके ऊपर खर्च कर रहे हैं, अगर ये इंसान खुद कमा रहा होता तो आप लोग भी कहीं और अच्छी प्रोडक्टिव चीजों में खर्च कर रहे होते और ये भी अपनी प्रोडक्टिव चीजों में खर्च कर रहा होता। तो इसका मतलब क्या होता कि एक अच्छे लेवल पर चीजें बढ़ रही होती। पर लेकिन सोचो, ये जो मैंने एक उदाहरण आप लोगों को दिया है, कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनको जॉब नहीं मिली आज के दिन में, आगे चलकर उनकी एज बढ़ रही है, अगर उनको जॉब नहीं मिलती है तो उनकी जिंदगी कैसे कटने वाली है। तो जो कमाने वाली पॉपुलेशन है, अर्निंग करने वाली पॉपुलेशन है, ये जो बुजुर्ग पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन जो इसके ऊपर बर्डन बन जाएगी कहीं ना कहीं, ऐसा बोला जाता है। तो जिस भी कंट्री में कमाने वाली पॉपुलेशन ज्यादा होती है उस कंट्री में आप लोगों को देखने को मिलेगा प्रोग्रेस ज्यादा इकोनॉमी आप लोगों को देखने को मिलेगी, और जिस कंपनी में कमाने वाली पॉपुलेशन कम है वो कंट्री जो है वो आप लोगों को नीचे घटती हुई नजर आएगी। तो इसलिए बोला गया कि डेमोग्राफिक डिविडेंड जो यंग जनरेशन है उसका ढंग से यूटिलाइजेशन करना चाहिए। मोटे मोटे तौर पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं 2001 से लेके 2061 तक का, यानी कि 2061 तक का, तो आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट यहां पर देखने को मिलेगा। वो क्या है कॉन्सेप्ट, हमारी कंट्री अगर बात करें तो हमारी कंट्री का जो ग्राफ आप लोगों को बाद में समझाऊंगा, पहले आप लोग अपने राज्य का ग्राफ समझिए। जैसे बिहार के अंदर में ये वाली लाइन है जो आप लोगों को देखने को मिल रही है यहां पर, ठीक है। तो ये वाली लाइन अगर बिहार की आप लोग देख पाएंगे तो बिहार में आज की डेट में सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी जो कि वर्किंग एज के ग्रुप में है, यानी कि 15 से लेकर अगर बात करें तो 59 के बीच में, यानी कि 15 से लेकर अगर बात करें तो 59 के बीच में आप लोगों को ये पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा ये पॉपुलेशन नजर आएगी। बाकी बात करूं केरला और तमिलनाडु में आज के डेट में पॉपुलेशन जो है वो बूढ़ी होती ज्यादा नजर आ रही है, यानी कि केरला और तमिलनाडु में अगर साउथ में आप लोग जाएंगे तो पॉपुलेशन आप लोगों को ऐसी देखने को मिलेगी जो ज्यादा एज की हो गई है, और यहां पर क्या है फर्टिलिटी रेट भी काफी कम है अगर देखा जाए, यानी कि बच्चे जो हैं वो भी काफी कम पैदा हो रहे हैं। पढ़े लिखे इंसान जो है ज्यादा बच्चे पैदा करने पर फोकस नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि साउथ इंडिया में पॉपुलेशन जो है वो बुजुर्ग ज्यादा होती जा रही है, यंग जनरेशन इतनी नहीं देखने को मिलेगी जितनी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में आप लोगों को नजर आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में जो यंग पॉपुलेशन है, अगर उनको हम लोग प्रॉपर वे में उसको एजुकेशन यानी कि पढ़ाई के साथ साथ में उनको जॉब दे देते हैं तो सोचिए ये राज्य जो है कितने ज्यादा आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। पर लेकिन अगर इनको ढंग से पढ़ाई और जॉब नहीं मिलेगी तो आगे चलकर ये लोग जो है ये अपने ही परिवार पर आप लोगों को बोझ बनते हुए नजर आएंगे। तो कितनी सारी दिक्कतें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो इसके चलते एक पॉपुलेशन पिरामिड आप लोगों के सामने निकल कर आता है। पॉपुलेशन पिरामिड में ये देखने को मिलता है, मान लीजिए यहां पर ये 2011 के सेंसस के हिसाब से, यानी कि जनगणना के हिसाब से मैं बात करूं, ये फीमेल हो गई और ये मेल हो गया। अगर यहां पर बात करें एज ग्रुप में तो 0 से लेके 4 साल के बच्चे, 5 से लेके 9 के बीच में, 10 से लेके 14 के बीच में, 15 से लेके 19 से बीच में, 20 से लेके 24 के बीच में, 25 से लेके 29 के बीच में, ठीक है। अगर यहां तक आप लोगों को लेकर चलो 50 तक का, तो ये वाली पॉपुलेशन ऐसी है जो कि यहां पर आप लोगों को हमेशा जो है मैक्सिमम यंग जनरेशन देखने को मिलेगी। अगर इसको हम लोगों ने इंप्लॉयमेंट दे दिया तो अच्छा रहेगा। पर लेकिन सोचिए अगर ये पिरामिड को उल्टा कर दें, मान लीजिए यहां पर तो पॉपुलेशन बच्चे बहुत कम है यहां पर, ठीक है, और बुजुर्ग लोग बहुत ज्यादा है यहां पर, ये वाली पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई, ये बुजुर्ग है। सोचिए ये बूढ़े आदमी है, सारे बुजुर्ग आदमी है जिनको हमेशा केयर की जरूरत होती है, वो कमा नहीं रहे, कमाने की इनकी एज चली गई है और आज के दिन में उनको केयर की जरूरत है, उनके ऊपर खर्चा करने की जरूरत है। तो यहां पर ऐसे टाइम पर आप लोगों को यह देखने को मिलेगा कि इकोनॉमी की हालत जो है वो हमारी खस्ता होती नजर आएगी, क्योंकि जब यहां पर कमाने की एज थी उस टाइम पर इंसान ने कमाया नहीं, और अब यहां पर ये एक तरीके से मान लीजिए बुढ़ापे में इंसान बीमार हो गया तो फिर वो डॉक्टर का खर्चा, तो कई सारी ऐसे परिवार हैं जो यहां पर इस टाइम पर आकर बेसिकली गरीबी रेखा के नीचे पहुंच जाते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि इंसान को जवानी में एक ऐसा इंसान बनना चाहिए ताकि अच्छे लेवल पर वो कमा सके। यही चीजें अगर आप लोग चाइना में देखेंगे तो आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। सोचिए यहां पर चाइना में ग्राफ कैसा है, हमारी कंट्री का ग्राफ देखें, जो यंग पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, ठीक है। चाइना में अगर आप लोग ग्राफ देखेंगे तो यंग पॉपुलेशन जो है वो काफी कम है और बुजुर्ग लोग आप लोगों को ज्यादा देखने को मिल रहे हैं यहां पर, जापान के अंदर भी और चाइना के अंदर भी आप लोगों को ये फंडा देखने को मिलेगा। जबकि इंडिया का ग्राफ देखिए कितना शानदार है, यहां पर हमारी जो है बुजुर्ग पॉपुलेशन काफी कम है और ये यंग पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, और यही हमारी कंट्री के लिए पावर है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। और वरना ऑल ओवर वर्ल्ड में आप लोगों को
कुछ कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि इतनी ज्यादा यंग पॉपुलेशन नहीं है। और ये तो मैंने अभी आप लोगों को 2020 का आंकड़ा बताया, आगे आने वाले टाइम में ये और ज्यादा दिक्कतें बनने वाली हैं, तो इसको हम लोग को इंप्रूव करना चाहिए, ये काफी अच्छा रहेगा। तो ये कुछ चार्ट्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए हैं कि किस तरीके की चीजें आगे बढ़ने वाली है और कैसे आगे चीजें बढ़ रही हैं। तो हमारी कंट्री मोस्ट यंगेस्ट कंट्री है आज के डेट में वर्ल्ड में। अगर अपनी कंट्री की पॉपुलेशन को हम लोगों ने सही से इंप्लॉयमेंट दिया तो काफी अच्छी चीजें देखने को मिलेगी। इंडिया का जो डेमोग्राफिक अपॉर्चुनिटी है ये हम लोगों के पास में कब तक रहने वाली है, तो आने वाले टाइम में आप लोगों को भी ये डेमोग्राफिक अपॉर्चुनिटी बढ़ती नजर आएगी, पर लेकिन एक हद तक ही बढ़ती है। इसके बारे में अभी आप लोगों से कुछ कॉन्सेप्ट और डिस्कस करूंगा। डिपेंडेंट पॉपुलेशन कितनी है यहाँ पर 2011 में, ये 39, और वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है, ये 61। ठीक है, 2031 तक क्या होने वाला है, जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन यानी कि जो बुजुर्ग हो चुके हैं या फिर बच्चे हैं उनके बारे में बात की जाती है, क्योंकि वो कमाते नहीं है। ठीक है, ये है 35% यहां पर, और ये बात करेंगे तो 65%। 2051 तक का आप लोगों को देखने को मिलेगा डिपेंडेंट पॉपुलेशन है 38% और ये 62%। तो कहने का मतलब ये है कि 2051 से मैक्सिमम 60 तक का आप लोग ले सकते हैं। उसके बाद में फिर चीजें जो हैं वो घटनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि डिपेंडेंट पॉपुलेशन ये बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जो अभी कमा रहे हैं आज के डेट में, मान लीजिए आप लोग 2020 में बैठे हुए हैं जैसे आज के डेट में, ठीक है, आगे आने वाले 30 साल में आपकी एज जो है बहुत सारों की जो है 50 के क्रॉस होती नजर आएगी, 30 या 35 साल में, 40 साल में। तो इसका मतलब ये है आप उस टाइम पर रिटायर हो रहे होंगे। तो आज की डेट में तो आप लोग कमा रहे हैं, उस टाइम पर आप लोग डिपेंडेंट होते हुए नजर आएंगे अपने परिवार के ऊपर। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। अगर आप लोगों ने अपनी एफडी करा ली, अपने पैसे इकट्ठे कर लिए तो एक अलग बात है, वरना परिवार के ऊपर डिपेंडेंसी आप लोग की देखने को मिलेगी, यानी कि कमाने कैटेगरी में आप लोग नहीं रहोगे। तो बोला इसीलिए जा रहा है कि इंसान को यहां पर अपनी जो जवानी है उसमें कुछ इकट्ठा करना चाहिए पैसा, खासकर जॉब में इकट्ठा करने का पैसा नहीं है, कहीं से मांग मांग कर इकट्ठा कर लो। ठीक है, मतलब कहने का ये कि जॉब वगैरह कुछ देखनी चाहिए। ओके, तो ये चीजें हैं यहां पर। अगर बात की जाए तो वर्किंग पॉपुलेशन के बारे में बात की जा रही है, तो आप लोग समझ सकते हैं इंडिया के अंदर वर्किंग पॉपुलेशन आने वाले टाइम में काफी लार्ज स्केल पर बढ़ने वाली है, और 2050 तक का यह माना जा रहा है कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसमें काफी यंग पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। और जो यूएस है उसकी तो कहानी आप लोगों को नीचे नजर आएगी, और चाइना भी 2050 के बाद में यहां पर आप लोगों को नीचे, हालांकि चाइना का भी एक डिक्रीजिंग ग्राफ स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि उन्होंने यहां पर वन चाइल्ड पॉलिसी यहां पर लेकर आए थे। तो ये पूरा फंडा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट इसलिए समझाया, आगे भी कुछ लिखने के लिए आया है, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में अगर आगे बातें करूं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग और याद रखेगा जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी यहां पर कई सारे इंस्टीट्यूट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है, जैसे सैटेलाइट बेस्ड इंस्टीट्यूट यहां पर है, हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवोल्यूशन के द्वारा यहां पर बताई गई कुछ बातें इंडिया के बारे में कि हमारी पॉपुलेशन जो है 2050 तक का ये 1.3 बिलियन पहुंचने वाली है। ठीक है, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि 2021 में यहां पर 1.09 बिलियन आप लोगों को देखने को मिलेगी। आज की डेट में हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, 138 करोड़ आप लोगों के सामने नजर आ जाएगी। ठीक है, तो इसको समझ सकते हैं। यूनाइटेड नेशन जो डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा बोला गया कि 2050 तक हमारी 1.64 होगी। फिलहाल जो है हमारी जो पॉपुलेशन है इसके द्वारा जो प्रिडिक्ट किया गया यहां पर, ये यूएनडीपी के द्वारा 2021 तक का जो बोला गया 1.5 होगी। तो यानी कि दोनों की रैंकिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, पर लेकिन कुछ भी हो, मिसमैच आप लोग बोल सकते हैं, पर लेकिन पॉपुलेशन जो है 2050 के बाद में डिक्लाइन होती नजर आएगी। यानी कि आप लोग ऐसा बोल सकते हैं 2050 तक का अगर हम लोगों ने अपनी जनता को एक सही डायरेक्शन में लेके नहीं चले तो फिर हमारी जो पॉपुलेशन है वो घटती नजर आएगी और बुजुर्ग पॉपुलेशन बढ़ती नजर आएगी, क्योंकि जो यंग पॉपुलेशन है वो एक एज ग्रुप की कैटेगरी में आ जाएगी। तो इसको हम लोगों को समझना पड़ेगा। इसी के चलते अगर इंडिया के बारे में बात करें, मैंने भी आप लोगों को बताया हमारी कंट्री में जो यंगेस्ट पॉपुलेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, एज ग्रुप जो है वो 28 मैंने आप लोगों को बताया। चाइना का जो मीडियम एज ग्रुप है वो 37, यानी कि हमसे लगभग 8-10 साल आगे चल रहा है चाइना, उनकी पॉपुलेशन हमसे 10 साल बुजुर्ग हो चुकी है। इससे 10 साल हो चुकी है बुजुर्ग किसके, यूएसए की, और उससे भी यहां पर लगभग 5-7 साल और आगे चले तो आप लोगों को यहां पर बेसिकली किसकी, जापान की और यहां पर यूरोप की नजर आएगी। यानी कहने का मतलब यहां पर यह आज के डेट में अगर बात करें चाइना और जो यूएसए है वो 37 पर रखे हुए हैं, हमसे लगभग 10 साल बूढ़ी है उनकी पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन अभी 10 साल यंग है। अगर 10 साल भी आगे आने वाले टाइम के हम लोगों ने यूज कर लिया ना अपने देश की जनता की, तो भाई साहब बहुत अच्छी जगह हम लोग खड़े हुए मिलेंगे, ये बोलने की बात की जा रही है। इंडिया की जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो अगर बात करें तो नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन से काफी ज्यादा है, तो इसलिए हम लोग उसका फायदा उठाना चाहिए। तो डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है वो हमारे पास में स्टार्ट हुआ था 2004-5 के कंपेयर में, और लगभग 5 डेकेड तक चलता है। यानी कि जो यंग जनरेशन है 50 साल तक लगभग ये यंग जनरेशन चलती है, क्योंकि उसके बाद में फिर एज जो है वो उनकी बुजुर्ग होने लगती है। अगर उनको ढंग से यूटिलाइज नहीं किया तो फिर दिक्कतें आप लोग को देखने को मिलेगी। ये बातें यहां पर समझाई गई है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? बहुत ही प्यारा शानदार आर्टिकल आप लोग को देखने को मिलेगा। ये इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं आगे आने वाले टाइम में, और सेंसस से भी हमारा जनगणना भी
आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे अगर बात करें यहां पर इसके कुछ सॉल्यूशन यहां पर राइटर के द्वारा बताया गया है। पहला तो ये बताया गया कि नेशनल ट्रांसफर अकाउंट जो है ये बेसिकली इसका असेसमेंट हम लोग को करना चाहिए, यानी कि लोगों के पास में आज की डेट में अगर बात की तो कम से कम पैसा तो होना चाहिए। तो नेशनल ट्रांसफर अकाउंट जो होता है वो एक तरीके से एक अकाउंटिंग फ्रेमवर्क आप लोग बोल सकते हैं, जिसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आप लोग जब यहां पर यानी एक तरीके से ग्रोथ क्या हो रहा है, एक चेंजिंग जनरेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं, तो चीजें ज्यादा चेंज ना हो, यानी कि ऐसा ना हो कि बुजुर्ग पॉपुलेशन ही बस जो चले गए कमाने वाले थे, बाकी अभी जो है वो कोई भी यहां पर कमा नहीं रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरा यहां पर बोला जाए कि इन्वेस्ट मोर इन चिल्ड्रन और एडोलेसेंट, बच्चों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे आप लोगों को और प्रोडक्टिव एरिया में चीजें जो है वो बढ़ती हुई यहां पर नजर आएगी। अगर बच्चों के अंदर हम लोग इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं तो इससे काफी सारी चीजें आप लोगों को यहां पर अच्छी देखने को मिलेगी। तो बच्चों में इन्वेस्ट करना चाहिए, उनकी पढ़ाई में इन्वेस्ट करना चाहिए, उनकी हेल्थ में इन्वेस्ट करना चाहिए। साउथ कोरिया के बारे में बात करें और भी कई कंट्री के बारे में, वो काफी अच्छा खर्च करते हैं। हमारी कंट्री में जो आज के में हेल्थ में जो खर्चा किया जाता है वो लगभग 1% ऑफ द जीडीपी है, जो कि काफी कम है। जापान के और यूएसए कंपेयर में अगर आप लोग देखोगे ये ना के बराबर है। इसी के साथ में हेल्थ के ऊपर और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अलग से ये बात की जा रही है। तो हेल्थ के ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट हम लोग ढंग से करते हैं तो बहुत सारे फायदे यहां पर देखते हुए नजर आएंगे। तो हेल्थ को हम लोग को और थोड़ा सा सीरियस तरीके से लेना चाहिए, जो कि हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये है, तो बच्चों के लिए अलग से हेल्थ के ऊपर अलग से बात की जा रही है। फोर्थ में यहां पर बोला जा रहा है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, राइट बेस अप्रोच यहां पर मिलनी चाहिए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अगर बात करें तो बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं यहां पर आप लोग बेसिकली यहां पर एक तरीके से जो स्टार्टिंग की जो एज होती है, ठीक है, उसके ऊपर फोकस देने की बात यहां पर की जा रही है, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं यहां पर एक तो राइट बेस अप्रोच का मतलब यहां पर कहने का यह है कि स्टार्टिंग में जो बच्चों को एजुकेशन दी जाती है, बेसिक हेल्थ केयर प्राइमरी, वो उनको मिलनी चाहिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के द्वारा भी यहां पर बोला गया कि हमारी कंट्री में अगर आज के डेट में आप लोग बात करें फैमिली प्लानिंग के पॉइंट ऑफ से लगभग 9.4% जो लेटेस्ट अगर डेटा के हिसाब से आप लोग बात करेंगे, कंपेयर टू 3.3 है चाइना के अंदर में और 6.6 है यहां पर साउथ कोरिया के अंदर में, ठीक है। तो हमारी कंट्री में अभी और काम करने की हम लोग को जरूरत है, तो ये बात बोली गई है। एजुकेशन इनेबल होनी चाहिए, यहां पर जेंडर डिफरेंस को ध्यान में नहीं रखना है कि लड़का या लड़की कौन काम कर रहे हैं। फीमेल यानी कि लड़की को भी वर्क फोर्स के अंदर आप लोगों को लेकर आना पड़ेगा, यानी कि महिलाएं भी काम करती हुई नजर आए, जो कि काफी ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ में डाइवर्सिटी जो है स्टेट के अंदर में, कोई बहुत ज्यादा यहां पर चीजों को अच्छे लेवल पर लेकर चल रहा है, कोई बहुत ढंग से लेकर नहीं चल रहा है, तो ये आप लोगों को टैकल करना पड़ेगा। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उनको ढंग से इंप्लीमेंट करना है, सबको फायदा होता हुआ यहां से नजर आना चाहिए, ये समझ सकते हैं। एजुकेशन में अगर बात करेंगे ना आप लोग, चाइना, थाईलैंड, जापान ने दबाकर काम किया इस एरिया में। इसी के साथ में एक फेडरल अप्रोच लेकर चलनी है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करें। माइग्रेशन वाला मुद्दा है, इशू वाला जो यहाँ पर एज वाला मुद्दा है, ठीक है। इसी के बाद में स्किल वाला मुद्दा है, फीमेल वर्कफोर्स वाला मुद्दा है, अर्बनाइजेशन वाला मुद्दा है। ये ऐसे मुद्दे जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करेगी तो ही सॉल्यूशन निकलते हुए नजर आएंगे, तो इसलिए इनको मिलकर काम करना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी एक्स्ट्रा चीजें मैंने आप लोगों को बता दी, एक पूरा टॉपिक आप लोगों को तैयार कर दिया, और इसके साथ में क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने। द डेमोग्राफिक डिविडेंड होल्ड्स द की टू इंडिया बिकमिंग ए सुपर पावर। क्या लगता है आप लोगों को ऐसा, जैसा मैंने अभी यहां पर बोला? अगर लगता है तो बताइए कैसे लगता है, पूरा आंसर आप लोग अब दे सकते हैं यहां पर, ठीक है। तो डिटेल में डिस्कस किया, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर पूछूंगा, क्या आप लोगों को लगता है हमारे देश में भी एप्पल जैसी, गूगल जैसी, अमेजन जैसी कंपनी हो सकती है? अगर हां तो कैसे, अगर ना तो कैसे? तो वीडियो को पॉज कर एक बार आप लोग बताइए, मैं भी आप लोगों का थॉट प्रोसीजर जानना चाहता हूं कि आप लोग इसको कैसे सोचते हैं, क्योंकि काफी जरूरी है। हम लोग नॉर्मली बहुत बात तो कर देते हैं कि ये कंपनी वो कर रही है वो कर रही है, पर लेकिन रियलिटी में आखिर ये कंपनी बनी कैसे ऐसे? आज की डेट में आप लोग देखते हैं हमारी कंट्री में कई बार आप लोगों ने ऐसी चीजें जो है मीम्स के तौर पर वायरल होती हुई देखी होंगी कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा अमेरिका। मतलब क्या है इसका मतलब यह कि हमारी कंट्री में उतनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है एक पर्टिकुलर क्वालिटी के हिसाब से इंसान को, जैसे यहां पर यूएसए के अंदर मिलती है। वहां पर आप लोगों को ये नहीं देखने को मिलेगा ये एससी का है, ये ओबीसी का है, ये एसटी का है, इसके रिजर्वेशन के बेस पर इसको रिजर्वेशन दे दो, नहीं। वहां पर आप लोगों की कैपेबिलिटी काम आती है। पता है आप लोगों को यहां पर जितने भी हमारी कंट्री के पर्सनैलिटी है ये किस किस कैटेगरी से निकल कर आता है, कौन सी कास्ट के हैं? यहाँ पर अगर आप लोग इनको बात करें कि पारस अग्रवाल किस कास्ट का है, ठीक है, सत्य नंडेला यहाँ पर ये किस कास्ट का है, सुंदर पिचाई किस कास्ट का है, क्या पता है आप लोगों को इनकी कास्ट क्या है? नहीं पता होगा, पर ये जरूर पता होगा कि किस किस कंपनी के टॉप पर ये बैठे हुए हैं। ये वो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, इसी के साथ में यहाँ पर अल्फाबेट हो गया, एडोब हो गया, आईबीएम हो गया, यहाँ पर अभी ट्विटर के नए सीईओ बने पारस अग्रवाल, जिसके चलते सारी चीजें एक तरीके से मीम्स बनकर यहाँ पर सामने निकल कर आई कि हमारी कंट्री में कहते हैं हम लोग एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, और यही लोग दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनी थाम रहे हैं। ऐसी कंपनी
जिनकी एक वर्थ इतनी है कि अगर बात करें तो किसी कंट्री की जीडीपी से भी ज्यादा उसकी वर्थ आप लोगों को देखने को मिलेगी। जैसे एप्पल आप लोग बोल सकते हैं, तो एप्पल हो गया, गूगल हो गया, अमेजन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये इतनी बड़ी कंपनी हो चुकी है आज के डेट में कि कोई कंट्री भी इनके सामने टिक नहीं पाती है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो राइटर ये बोल रहे हैं कि ऐसा कैसे हुआ भाई साहब, ये तो सोचो एक मिनट जाकर आप लोग, क्या हवा में चीजें उड़ रही थी इसलिए यहां पर ये चीजें हो गई? नहीं, इन्होंने उसके ऊपर काम किया है। तो काम कैसे किया उसको समझाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। काम ऐसे किया है, आज की डेट में अगर आप लोगों को चीजें बढ़ानी है तो आप लोगों को अपने एजुकेशन सिस्टम को सही डायरेक्शन में लेकर चलना पड़ेगा। एजुकेशन सिस्टम में अगर ढंग से आप लोग काम करोगे तो ही हमारी चीजें बढ़ती नजर आएगी। यानी कि जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंगलोर हो गया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कलकत्ता, ये सारी जो भी हमारी कंट्री में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनके अंदर आप लोगों को माहौल बनाना पड़ेगा कि वहां पर पढ़ाई के साथ साथ में एक तरीके से टीचिंग और स्टडी के साथ साथ में वहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी फोकस किया जाए। क्योंकि अगर यूएसए में जाएंगे आप लोग, जापान में जाएंगे, चाइना में जाएंगे, यूके में जाएंगे, वहां पर जो यूनिवर्सिटी है ना वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हब बन चुकी है आज की डेट में। ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जरूरी है कि इन चीजों को आप लोग सपोर्ट करते हुए नजर आओ अगर चाहते हो कि हमारी कंट्री में ये सारी चीजें आप लोग को देखने को मिले, वरना दिक्कतें आप लोगों के सामने यहां पर नजर आएंगी। तो ये बातें समझाई गई है। यानी कि एक वर्किंग एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए वहां पर लोग जो है वो आसानी से पढ़ सके। एक ढांचागत विकास आप लोगों को करना पड़ेगा ताकि लोगों की जो कहीं ना कहीं एक तरीके से नहीं वो कहते हैं कि स्किल सामने निकल कर आए, एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट वहां पर मिलना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को? उसके लिए करना पड़ेगा यहां पर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, जिसको STEM बोलते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं आप लोगों से, ठीक है। ये ऐसा सिस्टम है जिसके ऊपर काम करने की काफी ज्यादा जरूरत है और इस सिस्टम के अंदर आप लोगों को वुमेन जो है हमारे देश में काफी कम देखने को मिलेगी, तो उनको सही डायरेक्शन में लेकर चलने की जरूरत है। मैंने सर्च किया कि इंडिया में टॉप 10 कंपनी कौन सी है, उनमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, नेस्ले, आप लोग को ये देखने को मिलेगी मैक्सिमम बाहर की कंपनी है। पर अगर बात करूं तो समझ सकते हैं आप लोग, एक दो को अगर आप लोग यहां पर छोड़ दो तो मैक्सिमम आप लोगों को बाहर की कंपनी यहां पर नजर आएगी। तो क्या हमारी कंट्री में ऐसी कंपनी नहीं बन सकती है? तो राइटर यही कह रहे हैं कि बन सकती है। आप लोगों को यहां पर STEM के ऊपर काम करना पड़ेगा तभी बन पाएंगी। अब STEM के ऊपर काम कैसे करें? तो यहां पर ये आप लोग क्या यहां पर इंसान जो है हम लोगों को करना पड़ेगा या फिर कोई और माहौल है? तो आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को एजुकेशन देते हैं, एजुकेशन देने के बाद में आगे क्या करता है, बच्चे को जब अच्छी एजुकेशन मिल जाती है तो पढ़ लिख कर वो आगे अपनी जॉब करने लगता है। सेम काम यहां पर गवर्नमेंट को करना चाहिए। पहले एक बेस प्रोवाइड करा दे यहां पर, यानी कि एक जैसे एजुकेशन पेरेंट्स ने दिए बच्चों को, उसी तरीके से यहां पर एक बेस प्रोवाइड करा दे। यहां पर वो बेस क्या होगा कि एक ढांचागत विकास प्रोवाइड करा दे, यानी कि एक सिस्टम बना के दे दे लोगों को काम करने के लिए, और उस सिस्टम के अंदर स्टेम होना चाहिए, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स होना चाहिए, और फिर उसका बेस तैयार कर दे। हमारी कंट्री में अच्छे इंस्टीट्यूशन आ गए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वाली लैबोरेटरी आ गई, एजुकेशन में यहां पर ज्यादा इंटरफेयर न कीजिए, उनको ऑटोनॉमी दे दो ताकि वो अपने आप काम कर सके। और इसी के साथ में कल को रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके कोई आता है उसका पेटेंट हो जाए तुरंत, ताकि वो अपने पेटेंट को आगे लेकर चल सके। और वहां पर पेटेंट का मतलब क्या होता है? पेटेंट का मतलब ये होता है कि इंसान ने मेहनत की, अब यहां पर उसका फल भोगेगा वो, यानी कि कुछ उसने कोई प्रोडक्ट बना लिया, अब उससे पैसे कमाएगा। तो अगर हर एक इंसान अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करेगा और किसी को कॉपी करता हुआ नजर नहीं आएगा, तो फिर यहां पर एक नए नए आइडियाज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो उन आइडियाज को आगे लेकर चलने की बात यहां पर की जा रही है, जो कि काफी ज्यादा जरूरी है। तो बोला जा रहा है कल को हमारे देश की कंपनी भी, बड़ी कंपनियां आप लोगों को होती नजर आएंगी, जैसे विप्रो, टाटा, इन्फोसिस। ये भी सोचो कि ट्रिलियन की कंपनी हो जाए, तो आज के में मल्टीनेशनल तो है ही है, आगे ट्रिलियन की कंपनी हो जाए तो कितना फायदा देखने को मिलेगा। तो ये काम करना पड़ेगा। तो इसके चलते टेक्नोलॉजी हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, इसी के साथ में कपड़े वाला हो गया, या फिर कंप्यूटर वाली हो गई, या फिर किसी भी सेक्टर में, हर एक सेक्टर में ऐसी कोई कंपनी होनी चाहिए जो कि किसी के टक्कर में अगर खड़ा हो तो यहां पर उसको एक बार को पसीने छूट जाए। उसके लिए आप लोग काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोगों को पहले गवर्नमेंट को इनिशियल फेज में यहां पर एक तरीके से चीजों को प्रोवाइड कराना पड़ेगा, तब जाकर चीजें आगे बढ़ेंगी। टॉप 20 ग्लोबल अगर बात करें आज के डेट में, जो जीडीपी अगर आप लोग देखोगे उनमें मैक्सिमम वो कंट्री देखने को मिलेगी जिनकी कंपनी जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में काम कर रही है। तो इसलिए इसके ऊपर हम लोग को काम करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग लगा। एक और छोटी सी बात यहां पर की गई है, अगर आज के डेट में हम लोग बात करें तो ये बोला जा रहा है कि हमको आज की डेट में एक पर्टिकुलर बिल भी लेकर आना चाहिए, ठीक है, जिसको बोला गया प्रोटेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बिल। तो इससे क्या होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में अगर हम लोग काम करना चाहेंगे तो हम लोग कर पाएंगे। आज के डेट में क्या करते हैं, हम लोग बने बनाए प्रोडक्ट खरीद कर लेकर आ जाते हैं, बाहर की कंपनी में लोग काम करते हैं दबाकर, वहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बना बनाया खरीद लेते हैं, पका पकाया खाने की कोशिश करते हैं। ऐसे नहीं जैसे आप लोग बोलते रहते हो सर रिविजन करा दो, रिविजन करा दो।
रिवीजन एक ऐसी चीज है यार जो आप लोग खुद से करोगे तो ही एग्जाम में याद आएगा। मैंने रिकॉल करा दिया, मैंने याद दिला दिया, वो लंबे समय तक याद नहीं रहने वाला है। जब तक एग्जाम में आप लोग क्या होता है, एग्जाम में बैठते हो ना, चीजों को खुद से रिकॉल करते हो आप लोग। जब से खुद से रिकॉल नहीं करोगे तो एग्जाम में भी आप लोग रिकॉल नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पर मैं नहीं बैठा हूंगा आप लोग के पास में। तो रिवीजन एक ऐसी चीज है जो आप लोग खुद से करनी चाहिए, इसीलिए बोला जाता है रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। क्यों? क्योंकि खुद से करना होता है आप लोगों को। अगर ये भी सोचोगे आप लोग कोई और कराता रहे तो आप लोग कभी भी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाओगे, जहां पढ़े हो वहीं पढ़े रह जाओगे। तो कम से कम पढ़ लो, कहीं भी जाकर आप लोग किसी भी टीचर से पढ़ लो, किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ लो, किसी भी किताब से पढ़ लो, पर लेकिन रिवीजन हमेशा अपने आप करो, क्योंकि रिवीजन ही आप लोगों को चीजें याद दिलाने में हेल्प करेगा। और एग्जामिनेशन हॉल में बैठे रहोगे तो खुद से याद करोगे तो ही चीजें याद आएंगी। कोई और याद दिला रहा है उससे चीजें याद आ रही हैं, वो काम नहीं करने वाला है। ये बात हमेशा ध्यान रखना है। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अगर आप लोग नहीं इंप्लीमेंट करोगे तो बर्बाद होते हुए भी नजर आओगे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को यहां पर बताया, जिसके बारे में बात की। तो इनिशियल किक स्टार्ट जो है यहां पर गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी और फिर चीजें जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। ये बातें यहां पर बोली गई हैं। आई होप कि माइंड में आप लोगों की कंप्लीट क्लैरिटी आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो बताएगा, उसको क्लियर कर लिया जाएगा। ठीक है, आगे एक आर्टिकल है यहां पर बेसिकली, हालांकि ये पॉलिटिकल आर्टिकल है पर मैं आप लोगों को बता देता हूं। पॉलिटिकल एक अलग चीज है। वहां पर आज की डेट में कर्नाटक के अंदर इश्यूज देखने को मिल रहे हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर। तो मेकाधातु प्रोजेक्ट के बारे में यहां पर बातें चल रही है। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें बोला गया कि कर्नाटक के अंदर जब आप लोग जाओगे, कर्नाटक आप लोग एग्जैक्ट लोकेशन देखिए, गोवा को टच करते हैं, यहां पर महाराष्ट्र हो गया, यहां पर तेलंगाना हो गया, इधर आंध्र प्रदेश हो गया, यहां पर तमिलनाडु और यहां पर केरला हो गया। तो जब तक यहां पर हमारा जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग नहीं हुए थे, तब तक कर्नाटक को 5 राज्य टच करते थे। अब कर्नाटक को 6 राज्य टच करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है, तो 5 नहीं है अब 6 है। ठीक है, तो ये याद रखना। मेकाधातु प्रोजेक्ट यहां पर ये बोलता है कि कर्नाटक की जो कैपिटल है बेंगलुरु सिटी, वहां पर आप लोगों को पता है आईटी की बड़ी बड़ी कंपनी है आज के डेट में, सारी बड़ी बड़ी कंपनी के जो हेड ऑफिस आप लोगों को बेंगलुरु में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए बोला जा रहा है कि बेंगलुरु में जनता ज्यादा हो गई वहां पर, और इसी के चलते यहां पर पानी की जरूरत है यहां पर अच्छे लेवल पर। तो बोला गया कि यहां पर इसके ऊपर पानी सप्लाई करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात की जा रही है। इस प्रोजेक्ट का नाम है मेकाधातु प्रोजेक्ट। तो ये मेकाधातु प्रोजेक्ट यहां पर 2017 में कर्नाटक की गवर्नमेंट के द्वारा सोचा गया था, और ये तमिलनाडु और यहां पर कर्नाटक का जो बॉर्डर है वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले आते हैं, जीएस पेपर 2 के अंदर बन जाते हैं, 1 और 2 के अंदर, क्योंकि ज्योग्राफिक रिसोर्सेज भी बात करेंगे यहां पर, और इसी के साथ में इंटर स्टेट रिलेशन के बारे में बात करेंगे, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी यहां पर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिस रिवर के ऊपर यहां पर ये प्रोजेक्ट चलेगा उसको बोलते हैं यहां पर रिवर कावेरी। तो कावेरी रिवर के ऊपर आप लोगों को ये प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। तो इसी के चलते यहां पर बोला ये जा रहा है तमिलनाडु के द्वारा कि अगर इसके ऊपर ये प्रोजेक्ट बन जाता है तो हमको पानी कम मिलेगा। तो यहां पर अगर इनको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो अप्रूवल लेना पड़ता है कहां से, जैसे वाटर रिसोर्स से जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से आप लोगों को लेना पड़ेगा। तो इसके चलते यहां पर कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसके अंदर आती है लगभग 63%, तो उससे भी अप्रूवल लेना चाहिए आप लोगों को। तमिलनाडु जो है उसके द्वारा कोर्ट में चला गया, बोला कि ये कैसे प्रोजेक्ट बना रहा है भाई, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था यार, ये तो प्रोजेक्ट बनाने बैठ गए, इससे तो हमारे पास में पानी कम आ पाएगा, तो हमारा काम कैसे चलेगा। तो इसके चलते यहां पर जो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में बात की वो मिली भी, और वो कोशिश करेगी कैसे चीजों को लेकर चलना है। देखिए आज की डेट में ना कावेरी के बारे में कई सारे यहां पर इश्यूज आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का 2018 में डिसीजन उसमें आया था, उसने यहां पर ऑलरेडी कुछ पानी दिया था यहां पर, कहां से निकालकर, तमिलनाडु से निकालकर बेसिकली कर्नाटक को थोड़ा सा ज्यादा पानी दिया था। पहले 270 मिलियन क्यूबिक फीट पानी मिला करता था कर्नाटक को, अब यहां पर 284 कर दिया है, यानी कि लगभग 14 ज्यादा यहां पर पानी दिया जा रहा है आज की डेट में अगर बात करो कर्नाटक को। और यहां पर कौन कौन है इस पर्टिकुलर रिवर का पानी लेने वाले, मजा लेने वाले, तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी। तो ये 3 आप लोग जरूर याद रखेगा, ये सबसे ज्यादा पानी का मजा लेते हैं। तो ये रिवर जो है साउथ इंडिया में काफी बड़ा रोल प्ले करती है, जिसको पोनी बोलते हैं तमिलनाडु के अंदर, और गंगा बोलते हैं इसको साउथ तमिलनाडु की कई बार। तो ये आप लोगों को रिवर देखने को मिलेगी, कहां से निकल कर आती है, ब्रह्मगिरी हिल जो वेस्टर्न घाट से निकल कर आती है। तो यहां से चलती हुई अगर आप लोग इसको मैप में देख पा रहे हो तो यहां पर आते हुए ये गिर जाती है बे ऑफ बंगाल के अंदर में। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर रिवर है जो कि आप लोग इसके बारे में याद रखते हैं। बाकी ये कुछ ट्रिब्यूटरीज है इसकी जो कि याद रखेगा, अर्कावती हो गया, हेमावती, लक्ष्मण। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लेना इसके बारे में, तीर्थ, सिमसा, काबिनी, हरंगी। ठीक है, तो ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो कई बार ट्रिब्यूटरी भी आप लोगों से पूछ ली जाती है। तो 4 एरिया में चीजें प्रोवाइड कराते हैं, तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो आर्टिकल यहां पर निकल कर आ रहा है ये है बेसिकली रसिया और नेटो के बारे में बात की जा रही है। नेटो को बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नेटो के बारे में अगर कोई आप लोगों से पूछ ले तो इसको अगर बात करें तो ये जो साउथ इंडिया, आप बेसिकली साउथ इंडिया बोल रहा हूं, सॉरी, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है एक तरीके से उसका वो बोला जाता है इसको नेटो को, कि वेस्टर्न वर्ल्ड का ये नेटो जो है वो है एक तरीके से
मतलब पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसको कई बार बोल देते हैं, ठीक है। जैसे रसिया के बारे में मैंने डिस्कस किया था यहाँ पर सीटो, ठीक है, तो कलेक्टिव सिक्योरिटी जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोगों ने बातें की थी, ऐसे आप लोगों को यहाँ पर इनका नेटो देखने को मिलेगा। तो नेटो जो है बेसिकली यहाँ पर एक पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है और ये बोला था कि नेटो को रोकना है बेसिकली कल को यहाँ पर अगर ये यूक्रेन के अंदर आकर नेगोशिएट, यूक्रेन चाह रहा है कि वो नेटो का पार्ट बन जाए, तो इसी के चलते बैलेंस बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। क्योंकि यूक्रेन का जो क्रीमिया वाला रीजन है, जब से यहाँ पर रसिया के द्वारा हत्याया गया था, तो तब से लेकर रसिया जो है यहाँ पर एक तरीके से कटघरे में आ गए यहाँ पर वेस्टर्न वर्ल्ड के, यानी कि जैसे कि G7 कंट्रीज के। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर अब इसके ऊपर प्रेशर डाला जाए, तो कोशिश करें कि यूक्रेन को अगर नेटो का पार्ट बना देते हैं तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कल को कोई भी यहाँ पर यूक्रेन के ऊपर उंगली नहीं उठा पाएगा। तो ये फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसी के चलते सारी चीजें आप लोगों के सामने निकल कर आ रही है। तो इसके चलते यहाँ पर ये पूरा मुद्दा है। तो इसी के चलते भी बातें की जा रही है। यूएसए ये रसिया ये चाह रहा है क्योंकि यूक्रेन जो है वो नेटो का पार्ट न बने। क्यों? क्योंकि जब यूएसएसआर हुआ करता था, जब 1990s में यूएसएसआर का विघटन हुआ, तो उस टाइम पर ये यूक्रेन जो था उसका पार्ट था। तो यहां पर अभी ये माना जा रहा है कि यूक्रेन के आसपास वाले एरिया में काफी लार्ज स्केल पर रसिया ने अपनी फोर्स बैठा दी है आकर। तो इसके चलते दिक्कत आती है कि ये चाहता है कि यहां पर एक तरीके से इसको अपना पार्ट बना ले, पर लेकिन ये सारे जो भी बातें हैं उसको लेकर ये बार बार इशू निकल कर आते हैं। पर इंपॉर्टेंट क्या है, ब्लैक सी के बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये सी ऑफ एजो हो गया, ब्लैक सी को सी ऑफ एजो कौन कनेक्ट करता है, करच स्टेट कनेक्ट करता है, ये याद रखिएगा। आगे यहां पर ये इस्तांबुल है तो सी ऑफ मामरा आप लोगों को देखने को मिलेगा, और ये आगे चलेगा तो एजियन सी ये जाकर मिल जाता है मेडिटेरेनियन सी के अंदर में। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप लोग याद रखिएगा। अभी बातें इनके अंदर चल रही है। यूएसए का कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों ने कई बार सुना होगा, यूएसए और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। तो यहां पर ये इसी चीज को लेकर आप लोग कई बार चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें यहां पर बता रखी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी हमारी कंट्री में 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर इलेक्शन अनाउंस कर दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा। तो उसके चलते अभी यहां पर यह बोला जा रहा है कि किस तरीके से यहां पर जो इलेक्शन चलने वाले हैं, कैसे पैटर्न लेकर चला जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पूरा आर्टिकल यहां पर लिखा गया है। आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कोई आप लोगों से बात करता है तो पार्ट ये 15 के अंदर हमारे संविधान के अंदर रखा गया है, और आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक आप लोग यहां पर इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। यानी कि पावर दे रखी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि भाई साहब अगर कोई भी बदतमीजी काटे तो उसको उठा उठाकर पटकना, और ये तुमको यहां पर अच्छे से इलेक्शन कंडक्ट कराने हैं। 25 जनवरी 1950 यहां पर हमारी कंट्री में वोटर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसी के दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो स्टेब्लिश किया गया था। तो आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक यहां पर 324 सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल माना जाता है कि कैसे सुपरिंटेंडेंट डायरेक्शन और या फिर कंट्रोल करना है इलेक्शन को, यानी कि इलेक्शन को कैसे लेकर चलना है, ये आर्टिकल 324 बोलता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में यहां पर किसी को रेस, धर्म, रिलीजन के नाम पर आप लोग ऐसा नहीं कि इलेक्शन में इंक्लूड करोगे और निकाल दोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लेजिस्लेटिव अगर बात करें यहां पर असेंबली के इलेक्शन जो होते हैं या फिर उसके नीचे जो भी इलेक्शन होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है। तो सब में यहां पर क्या होना चाहिए, एडल्ट सफरेज होना चाहिए, यानी कि 18 साल से या फिर 18 साल से ऊपर या फिर 18 साल का पर्सन जो है वो वोट डाल सके। अगर बात करें यहां पर पावर ऑफ द पार्लियामेंट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो इसको पावर दे रखी है कि यहां पर इलेक्शन को कैसे लेकर चलना है, उसके लिए यहां पर ये प्रोविजन बना सकता है। पर लेकिन ऐसे ही यहां पर स्टेट के हाथ में पावर है कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं। क्योंकि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब किया गया था तो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी हमारे देश में आई, तो इसलिए स्टेट में भी स्टेट कमीशन बन गया। और आर्टिकल 329 काफी इंपॉर्टेंट है, ये यहां पर कोर्ट को कोशिश करता है कि वो इंटरफेयर न करे इलेक्शन के अंदर में, क्योंकि कोर्ट ने अगर इंटरफेयर कर दिया तो फिर लंबे समय तक यहां पर दिक्कतें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये बातें यहां पर की जा रही है। अभी मुद्दा यहां पर यह कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो काफी पावरफुल पोस्ट होता है, तो पर यहां पर दिक्कत ये रहती है कई बार उसको भी इन्फ्लुएंस करते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना और एक तरीके से हटाना, ठीक है, तो वो एक तरीके से ज्यादा टफ नहीं है। जैसे अगर बात करें नॉर्मली हम लोग बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जजों को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, तो वहां पर हटाना आसान नहीं है। तो इसलिए बोला जाता है कि एक तरीके से कोलोजियम सिस्टम होना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए भी, ताकि चीजें यहां पर ढंग से चल सके, ठीक है। तो यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है एक काफी पावरफुल पोस्ट है, हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी को मेंटेन रखने का काम करता है। तो इसके हाथ में उतनी ही पावर होनी चाहिए जैसे कि यहां पर इंडिपेंडेंटली काम कर सके। इसी के चलते कई बार सुना है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लगाया जाता है तो उसमें कई सारे राज्य जो हैं वो उसका हनन करते हुए नजर आते हैं। तो इसलिए बोला जा रहा है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए भी यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर देनी चाहिए, ताकि उसको कोई इंटरफेयर न कर सके। क्यों? क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक ऐसी चीज है जो कि यहां पर लोगों को सही डायरेक्शन देने का काम करता है, इलेक्शन के टाइम पर उल्टी सीधी हरकतें होने से रोकता है। तो ये भी एक प्रॉपर पैटर्न में यहां पर चलना चाहिए, ये बातें समझाने की कोशिश की जाती है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है
उसको पावर देनी चाहिए प्रॉपर वे में। और कई सारी कमेटी 1975 में एक तारकुंद कमेटी यहां पर बनाई गई थी, उसके बारे में बात की जाती है, ठीक है। तो उस टाइम पर भी बोला था कि कैसे चीजों को आप लोगों को लेकर चलना है। दिनेश गोस्वामी कमेटी बनाएगी, इसी के साथ में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा भी यहां पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तो कई सारे यहां पर बात करते हैं यहां पर कि कैसे रिफॉर्म लेकर आना है, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर रिफॉर्म लेकर आना चाहिए। कई सारे बोलते हैं कि कोलोजियम सिस्टम के जैसा कोई सिस्टम होना चाहिए जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जा सके और वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी बन सके, और यहां पर आज के डेट में जो चीजें चल रही हैं बेसिकली उनको दूर रखा जा सके, ठीक है। तो यानी कि सेंटर जो है वो यहां पर अपने हिसाब से काम न करे, होना चाहिए बेसिकली डेमोक्रेटिकली सिस्टम यहां पर चलना चाहिए। तो ये बातें समझाने की कोशिश इसके अंदर की गई है। तो काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बोला गया टू प्रिवेंट आइदर ए फूल, और एक तरीके से देखें एक पर्सन जो कि आज के डेट में अगर बात करें तो यहां पर थम्स एक तरीके से एग्जीक्यूटिव के अंडर में नहीं होना चाहिए। अगर कल को देखो आप लोग कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, अगर यहां पर कंट्रोल में आ जाते हैं यहां पर एग्जीक्यूटिव के यानी कि गवर्नमेंट के, तो ढंग से काम नहीं कर पाएगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी ढंग से नहीं इंप्लीमेंट कर पाएगा। अपोजिशन वाले कुछ भी बोलेंगे तो उनको धर पकड़ लेगा, और बाकी गवर्नमेंट कुछ भी करते रहे कुछ नहीं बोलेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कई सारी चीजें आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक है यहां पर इसके बारे में, तो आइडिया जरूर रखिएगा। बाकी हेट स्पीच के बारे में फिर से आर्टिकल आया, तो नोट्स मैंने सारे आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए। बार बार वही आर्टिकल आ रहा है रिपीटेडली, तो पढ़कर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब बनता नहीं है। जिस कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है वो सारे नोट्स हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कि हेट स्पीच क्या होता है। ये यहां पर 267 रिपोर्ट के अंदर बातें बोली गई है। हमारा आर्टिकल 19 क्या बोलते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बोलते हैं। कौन कौन से कानून है जो हेट स्पीच को रोकने का काम करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट भी आप लोग याद रखते हैं, वो भी यहां पर हेट स्पीच को रोकने का काम करता है इलेक्शन के टाइम पर। बाकी हेट स्पीच को हेट स्पीच की तरीके से ही लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि नॉर्मल इंसान को भी बोलने का हक न दे, वो सारी बातें हैं। इसके लिए भी कानून है हमारी कंट्री में, ये हटा दिया गया था सेक्शन 66 से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, ताकि यहां पर चीजों को मेंटेन रखा जा सके, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, ओके। आगे चलते हैं न्यूज एनालिसिस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। फर्स्ट पेज पर ही हेट स्पीच के बारे में बात की है, मैंने अभी नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए। इसलिए है न्यूज में क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि वो केस को सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट केस को सुनेगा, उसके बाद में कुछ रिजल्ट निकल कर आएगा, तो फिर हम लोग बात कर लेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहां पर यह प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की सिक्योरिटी में जो ब्रीच किया गया था उसको लेकर बात की जा रही है, और बोला यह जा रहा है कि इंदु मल्होत्रा पैनल बना दिया गया है। तो प्राइम मिनिस्टर जी की सिक्योरिटी ब्रीच हुई, उसको चेक करने के लिए इंदु मल्होत्रा पैनल आप लोग याद रख सकते हैं। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो कि याद रखेगा। रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। और एनएसओ जो है यहां पर वो इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो स्लो हो रहा है, उसके बारे में बातें कर रहे हैं। इन्फ्लेशन के बारे में आप लोगों को जरूर याद रखना है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, समझिएगा थोड़ा सा। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कैश पुश इन्फ्लेशन, और यहां पर बुलेट इन इन्फ्लेशन। अगर इनमें से मैं पूछूं कौन से वाला अच्छा इन्फ्लेशन है, तो आप लोग क्या बोलोगे? यानी कि प्यारा इन्फ्लेशन कौन सा, जो चाहते हैं लोग कि हमारे अंदर ये इन्फ्लेशन रहे, तो कौन सा इन्फ्लेशन आप लोग बोलोगे? तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, मार्केट में डिमांड बढ़ गई और आप लोगों को सप्लाई प्रोवाइड करानी है, तो ये हो गया डिमांड पुल इन्फ्लेशन। यानी कि मार्केट में जो भी चीजों की रिक्वायरमेंट है उनको आप लोगों को सही करना है, तो ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन की कैटेगरी में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये अच्छी बात है ना, मार्केट में डिमांड है, हम सप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब ये हो गया हमारी जो लोगों की खरीदने की पावर भी हमारे पास में, और कंपनी की यहां पर चीजों को सप्लाई करने की भी पावर है, तो दोनों के बीच में एक बैलेंस रहता है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो मार्केट में इंप्लॉयमेंट भी बढ़ता है, तो ये इन्फ्लेशन जो होता है वो पॉजिटिव इन्फ्लेशन माना जाता है। यानी कि ये जो महंगाई होती है ये पॉजिटिव महंगाई मानी जाती है, अच्छी महंगाई है। ऐसे ही बुलेट इन इन्फ्लेशन के बारे में बात करते हैं। बुलेट इन इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, लोगों के हाथ में पैसा गया, जिनकी सैलरी गई, अब उनका प्रोडक्ट खरीदने की एक तरीके से पावर बढ़ गई। इसकी सैलरी है, उसकी सैलरी आई, तो वो तुरंत क्या जाएगा, मूवी देखेगा, खाएगा पिएगा, कपड़े खरीदेगा, मोबाइल लैपटॉप पता नहीं क्या खरीद कर लेकर आएगा। तो ये क्या हो गया, इसकी वजह से भी मार्केट में डिमांड क्रिएट हो गई और इसकी वजह से यहां पर सप्लाई देखने को मिलेगी, तो ये भी काफी अच्छा माना जाता है अगर बात करें इकोनॉमी के मामले में। पर लेकिन कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन सबसे खतरनाक होता है। मतलब क्या हो गया, ये होता है अगर मान लीजिए रो मटेरियल उसकी प्राइस बढ़ गया। जैसे आज की डेट में हम लोग बाहर से ऑयल खरीद कर लेकर आते हैं, और बाहर से जो ऑयल खरीद कर हम लोग लेकर आ रहे हैं, वो ऑयल जो बाहर से बेचने वाली कंपनी है, वो कंपनी जो है उसने प्राइस उसका बढ़ा दिया, तो हमारे देश में तेल महंगा आ रहा है। अब वो तेल महंगा आ रहा है मान लीजिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लीजिए तमिलनाडु से हम लोग आज के डेट में नॉर्थ इंडिया में कुछ सामान लेकर आ रहे हैं, या फिर जम्मू एंड कश्मीर से हम लोग, जम्मू और कश्मीर के जो एप्पल है वो हम लोग तमिलनाडु में लेकर जा रहे हैं, तो उसको ले जाने में खर्चा लगेगा, तेल बहुत ज्यादा है, तो सारा कस्टमर से बेसिकली वसूला जाएगा, तो आप लोगों को एप्पल के प्राइस जो है बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो ये होता है बेसिकली यहां पर कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, यानी कि कॉस्ट बढ़ गई रॉ मटेरियल की, उसकी वजह से यहां पर क्या हो गया, उसकी वजह से इन्फ्लेशन आ गया। ये इकोनॉमी के लिए सबसे खतरनाक इन्फ्लेशन माना जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, फिर मत बोलना कहां से क्वेश्चन आ गया, ठीक है।
एक और यहां पर बात की जा रही है मैरिटल रेप के बारे में, यानी कि क्या हस्बैंड और वाइफ जब रिलेशन बनाते हैं तो क्या उसको रेप की कैटेगरी में रखा जाता है अगर हस्बैंड जबरदस्ती करे। तो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा मना कर दिया गया इस चीज को, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो देखिए बहुत सारे इश्यूज और भी निकल कर आएंगे, ऐसा मानना है यहां पर। क्यों? क्योंकि सेक्शन 375 यानी कि अगर इंडियन पिनल कोड के बारे में आप लोग बात करें, वो ये बोलता है कि 15 साल से ऊपर की अगर कोई लड़की है और उसके साथ में उसका हस्बैंड जो है रिलेशन बनाता है तो यहां पर वो जो है उसको रेप की कैटेगरी में नहीं काउंट किया जाएगा। पर लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं इसके खिलाफ कि ये सही नहीं है। ऑल ओवर वर्ल्ड में ये मानता है कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो ये प्रॉब्लम फेस करती हैं, जबरदस्ती यहां पर कई बार पीटा जाता है, फोर्स किया जाता है यहां पर एक तरीके से फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए। तो ये यूएन का पॉपुलेशन का डेटा बोलता है, जो कि गलत है यहां पर। ये ऐसी चीजें होती हैं जो इंसान जो है एक दूसरे की सहमति से यहां पर ये काम हो तभी सही चीज रहती है, ऐसा बोलना कि ऐसे बोलने की कोशिश की जाती है, वरना दिक्कतें देखने को मिलती है। हर 5 में से एक मैन जो है वो फोर्स करता है अपनी वाइफ को, ऐसा बोला गया यहां पर। इसी के साथ में ये बात बोली गई इंटरनेशनल मेंस जेंडर इक्वलिटी सर्वे के द्वारा 2011 में 104 कंट्री ऐसी हैं वर्ल्ड में जो क्रिमिनलाइज कर चुके हैं मैरिटल रेप, यानी कि 104 कंट्री ऐसी हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, इससे ज्यादा भी हो सकती हैं, जो कि रेप बताती हैं अगर फोर्स करता है यहां पर हस्बैंड, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इंडिया, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, चाइना, ये कुछ ऐसी कंट्री है जहां पर ये यहां पर इंप्लीमेंट नहीं किया गया, तो बोला जाता है कि हमको भी यहां पर इंप्लीमेंट करना चाहिए। आप लोग की क्या राय है, आप लोग अपनी राय इसके बारे में बता सकते हैं। तो ये है यहां पर बोला जाता है कि आर्टिकल 21 का हनन होता है यहां पर राइट टू लाइफ का, अगर हम लोग यहां पर इसको इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। तो इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कुछ आप लोग की राय होनी चाहिए, और खासकर अगर आप लोग लड़की हैं तो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकते हैं इसको लेकर, ठीक है। कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो इसके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा बहुत कुछ बोला गया था, तो बोला जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यहां पर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि कल 12 जनवरी था और हम लोगों ने यहां पर नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट किया। थीम क्या थी नेशनल यूथ डे की, जरा बताइए, देखता हूं किस किस को पता है, इसके बारे में याद रखिएगा, बताया था मैंने कल ही। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, यानी कि जो सिविल मैटर है, डाइवोर्स हो गया, मैरिज हो गया, ये सबके लिए कॉमन होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। तो आर्टिकल 44 बोला जाता है, ये बोलता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हमारे संविधान में, और ये बेसिकली कहां पर रखा गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर रखा गया, यानी कि पेपर सेकंड में आप लोगों का जीएस के अंदर देखने को मिल जाएगा यहां पर इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है। पर एक और आर्टिकल इसके साथ में आप लोगों को याद रखना है जो काफी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आप लोगों से बन भी जाता है, ये है आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 बोलता है कि नॉन जुडिशियबल है, यानी कि आप लोग अगर कोई यहां पर इंप्लीमेंट नहीं करता है तो आप लोग कोर्ट में नहीं जा सकते इसको लेकर, तो ये भी इशू है, ठीक है। बाकी यहां पर स्कूल जो है बंद कर दिए गए महाराष्ट्र में, तो बोला गया गलत तरीके से बंद कर दिए गए, ऐसा नहीं होना चाहिए था, जहां पर केस कम है वहां पर भी बंद कर दिए गए, तो ये गलत है। तो ये एक यहां पर बेसिकली महिलाएं पढ़ा रही है बोर्ड पर ऑनलाइन उर्दू स्कूल के अंदर में, तो अच्छा लगा मुझे, टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है और एजुकेशन को कंटिन्यू आगे लेकर चला जा रहा है। अब महाराष्ट्र के अंदर कोवैक्सीन दवाई की कमी पड़ गई है, तो सीएम पीएम से पूछ रहे हैं कि भाई साहब प्रोवाइड करा दो। बाकी यूथ डे सेलिब्रेट किया गया, तो मोदी जी बोल रहे हैं कि यूथ को आगे लेकर आना चाहिए, तो यहाँ पर नेशनल यूथ फेस्टिवल के इनॉग्रेशन में इनके द्वारा ये बातें बोली गई, ठीक है। बाकी आप लोगों को पता ही है यूथ जो है, मैंने अभी बताया डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में सारी बातें, आप लोगों को कुछ भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जरूरी है। यहां पर बाकी बात की जा रही है सागर जो बेसिकली यहां पर ये बेसिकली सागर जो गंगा सागर मेला है, तो वेस्ट बंगाल में देखने को मिल रहा है। तो सीएम ने पूछा है एक तरीके से कि हाई कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ हिसाब से काम करा जाएगा। देखिए है क्या, सागर मेला आप लोगों को देखने को मिलता है यहां पर, ये बेसिकली गंगा रिवर के ऊपर, ठीक है। तो यहां पर इसके चलते यहां पर दिक्कतें ये निकल के आती है कि कल को यहां पर कोविड-19 के केस बढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में बार बार बात की जा रही है, तो इसके चलते ये रहता है कि इसको यहां पर अभी होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, तो उसके चलते है। तो सागर आइलैंड है यहां पर, ये 24 परगना जो वेस्ट बंगाल के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा, और वहां पर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसके चलते यहां पर बे ऑफ बंगाल में इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। ये कई बार पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, लोकेशन भी मैं आप लोगों को कई बार दिखा चुका हूं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी कैसा रहा आप लोगों का मकर संक्रांति का फेस्टिवल, आप लोग बताइए इसके बारे में, अच्छे से सेलिब्रेट किया है कि नहीं अच्छे से सेलिब्रेट किया है, तो इसके बारे में भी आप लोग थोड़ा सा अपने अच्छे रखिएगा चीजों को। बाकी एक इंसान जो है मुझे काफी अच्छा लगा, ब्लड डोनेशन के बारे में अवेयरनेस फैला रहा है, लगभग 21,000 किलोमीटर की वॉक करने की बात की जा रही है ताकि अवेयरनेस फैलाया जा सके, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ब्लड डोनेट अगर करने का मौका मिले तो आप लोग भी ब्लड डोनेट जरूर कीजिए। ये जरूरी है कि ब्लड डोनेट आप लोग करें, इससे क्या है काफी एक अच्छा दान माना जाता है, एक खून का दान, ठीक है। बाकी यहां पर बात की जा रही है हमारी कंट्री के जो आर्मी चीफ हैं मनोज निर्वाणे साहब के द्वारा कि जहां पर थ्रेट है, यहां पर रिमेन है ईस्टर्न लद्दाख की साइड से, ठीक है। तो लद्दाख की साइड से काफी ज्यादा थ्रेट देखने को मिलेगी। हमारी कंट्री की जो कमांड है आप लोग याद रख सकते हैं बेसिकली यहां पर, जैसे नॉर्दर्न कमांड हो गया, ठीक है, वेस्टर्न कमांड हो गया, सदर्न कमांड हो गया, इसी के साथ में साउथ वेस्ट कमांड हो गया। ये कई बार मैच करने की बात करते हैं, इनको मिलाकर 3 कमांड अभी बनाई जा रही है, वो भी कई बार न्यूज में रहते हैं, ताकि इतना ज्यादा दिक्कतें न देखने को मिले, आसानी से चीजों को टैकल कर सके, ठीक है।
बाकी यहाँ पर इसरो के नए चेयरमैन बन गए, यहाँ पर इनका नाम याद रखेगा एस सोमनाथ। एस सोमनाथ जी जो है वो नए चेयरमैन बन गए। आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी यहाँ पर इसरो के चेयरमैन कौन थे ये आप लोगों को बताना है। जीएसएलवी जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल जो है यहाँ पर ये बेसिकली इसमें काम किया इनके द्वारा डेवलपमेंट करने में काफी लार्ज स्केल पर। तो ये एक छोटी सी न्यूज है जो कि पता होना चाहिए। BARC याद रखिएगा यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग, ये यहाँ पर ऑडियंस रिसर्च काउंसिल जो है ये आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कराती है रेटिंग कि कौन सी किसकी कैसी रेटिंग है। तो उसको फिर से अभी रिज्यूम किया जा रहा है। अब तक ये ठप पड़ी हुई थी क्योंकि आप लोगों को पता होगा अर्णब गोस्वामी का केस निकल कर आया था, वो सब चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी। तो फिर से स्टार्ट यहाँ पर किया जा रहा है ताकि रेटिंग को प्रस्तुत किया जा सके, उसके अंदर कोई घपला देखने को न मिले। WHO ने बोला है बेसिकली, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, कि भाई साहब ओमिक्रॉन की संख्या बढ़ रही है, अगर किसी ने यहाँ पर वैक्सीनेशन नहीं लिया तो उसके लिए दिक्कत हो सकती है, तो कम से कम वैक्सीनेशन आप लोगों को लेना चाहिए। इकोनॉमी के अंदर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं, एक आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं कि बात की जा रही है कि यहाँ पर एक्सपोर्ट बढ़ गया टेक्सटाइल का, तो हमारे लिए ये अच्छा है। बाकी किम जोंग उन बोल रहे हैं कि भाई साहब हमारे पास में ना और मिसाइल होनी चाहिए, हमको खेलने में मजा आता है, ये खिलौना हमारे पास में और होना चाहिए। तो ये इतनी दिक्कतें चल रही हैं। सऊदी जो है 14,000 किलोमीटर का रास्ता बनाने की बात कर रहा है, रेलवे ट्रैक, तो एक अच्छी बात है, डेवलपमेंट जो है वो देश के अंदर होता रहना चाहिए। बाकी यहाँ पर नेटो रशिया के बारे में आप लोगों को बताया दिया, यूक्रेन की क्राइसिस के बारे में बात की जा रही है। श्रीलंका और चाह रहा है कि चाइना जो है उस चाइना के नीचे जाकर लेट जाए, तो फिर इसके माहौल ऐसा ही बन रहा है, और लोन लेने की बात कर रहा है, और कर्जे में आ जाएगा, और रोता हुआ फिरेगा। याद रखिएगा टूरिज्म के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, टूरिज्म के बारे में आप लोग याद रखिएगा, हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा टूरिज्म जो श्रीलंका में सबसे ज्यादा टूरिज्म इंडिया से पहुंचा, ठीक है। हांगकांग को लेकर रस्साकशी चली रही है, वहां पर बेसिकली चाइना अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी आर्टिकल आप लोगों को रेगुलर देखने को मिलते रहते हैं। कल मैं आप लोगों से सुडोकू के बारे में बताना भूल गया था, तो आप लोग इसको जरूर अटेम्प्ट कर लिया कीजिए, टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देता हूं, वहां से आप लोग जाकर देख लेना। और कल का सॉल्यूशन ये है, आई होप कि आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया होगा। अच्छा रहता है इसको अटेम्प्ट किया करो, आप लोग काफी कुछ नया सीखने को आप लोगों को मिलेगा। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में मैंने आप लोगों से यहां पर बात की थी, तो कैसी बॉडी है इसके बारे में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, तो कई सारे बच्चों के द्वारा काफी अच्छे से आंसर दिया गया है। तो आंसर था इसका सी, ठीक है, क्योंकि मैंने डिटेल में आप लोगों को यहां पर पढ़ा रखा है, जो शाम को वीडियो आती है 8:30 बजे, उसमें डिटेल में मैंने आप लोगों से बातें डिस्कस की थी। तो क्या है यहाँ पर, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कब बनाई गई थी इसके बारे में डिटेल में आप लोगों को बताया कि किसके थ्रू बनाई गई थी, तो सारी बातें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आप लोग याद रखिएगा, अमेंडमेंट करके जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था 1972 का, उसके तहत यहाँ पर इसको बनाया गया था। तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, प्रोजेक्ट टाइगर को इंप्लीमेंट करने का काम करती है हमारे देश में। और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के चेयरपर्सन कौन होते हैं, तो यहाँ पर हमारी कंट्री में मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को लेकर इसके आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने डिस्कस किया था यहाँ पर जेएस वर्मा कमेटी के बारे में। तो जेएस वर्मा कमेटी जो बात कर रही थी वो किसके बारे में बात कर रही थी, तो सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में बेसिकली इसके द्वारा बात की गई थी। आप लोगों को याद होगा दिल्ली में हमारा जो केस हुआ था निर्भया का, तो उसमें काफी बुरी दुर्घटना देश के अंदर देखने को मिली थी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जेएस वर्मा कमेटी बनाई गई थी, जिसके चलते इसके द्वारा कई सारी रिकमेंडेशन भी दी गई थी, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों से डिटेल में डिस्कस किया था। इसी के साथ में सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, यानी कि महिला जो है वर्क प्लेस पर उनको जो सेक्सुअल हरासमेंट देखने को मिलता है उसको कैसे रोका जाए, ये भी एक काफी बड़ा मुद्दा था। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने आप लोगों से बात की थी यहाँ पर बेसिकली इसके बारे में, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है क्या, शायद आई थिंक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको भी आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिए। यहाँ पर बात की जा रही है स्वामित्व के बारे में, ये स्कीम जो है किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ ये होम अफेयर। तो इसका आंसर क्या था सही, इसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा बी, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्कीम है यहाँ पर, जिसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर डिटेल में आप लोग समझ सकते हैं। ये है बेसिकली मैंने आप लोगों से आर्टिकल डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया बी आप लोगों के सामने। और ये मैंने डिस्कस किया था यहाँ पर चीता के बारे में, तो यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया था। तो इसका आंसर आप लोगों को सी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बेसिकली अफ्रीकन और जो एशियाटिक चीता है उसमें डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पर बताया था कि एक वनरेबल कैटेगरी में आता है, तो एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। अप्रोक्सीमेट अगर बात करें यहाँ पर CITES की लिस्ट में बात करें तो अपेंडिक्स फर्स्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा, और ये भी फर्स्ट में देखने को मिलेगा। टोटल जो चीता है अफ्रीका वाले, ठीक है, तो ये प्रेजेंट आप लोगों को 6,500 से 7,000 के करीब देखने को मिलेंगे, पर लेकिन एशियाटिक चीता ओनली बहुत कम बचे हैं, और वो भी ईरान में है 40 से 50। तो इसलिए यहाँ पर इनको सेव करने की बात की जाती है, इसीलिए इनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में बोला गया है, ठीक है। ये थोड़े से बिगर साइज में आप लोग देखने को मिलेंगे, एशियाटिक कंपेयर में थोड़े से छोटे साइज में आप लोग को यहाँ पर नजर आएंगे, ठीक है। वर्ल्ड का फास्टेस्ट सबसे तेज दौड़ने वाला एनिमल आप लोगों को चीता देखने को मिलेगा। न्यूज में क्यों था, हमारी कंट्री में इसको इंट्रोड्यूस करने की बात अभी की गई है। तो आप लोग को ये बताना है किन 3 कंट्री से हमारी कंट्री में इसको इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, देखता हूं कौन कौन सही आंसर देता है। ये कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए, डिटेल में डिस्कस किया था मैंने।
आगे बात करते हैं यहाँ पर मिथु के द्वारा काफी अच्छे आंसर यहाँ पर दिए गए जो कि मैंने आप लोगों से पूछे थे। ये तो क्वेश्चन के आंसर मैं बता चुका हूं। बाकी मैक्सवेल कार्लसन के बारे में बात की थी तो ये यहाँ पर एक तरीके से नॉर्वेजियन पर्सनैलिटी है। आईपीसीसी के यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 यूके में आप लोगों को देखने को मिली। फंडामेंटल राइट आप लोगों को बताई दी है कई बार। चिपको प्रोटेस्ट के बारे में याद रखिएगा 1973। लोकसभा में सीट है यहाँ पर आज की डेट में कितनी, ये है 543। रीजन क्या है, पहले थी वहां पर 545 पर, लेकिन जो नॉमिनेटेड सीट थी यहाँ पर एंग्लो इंडियन के लिए वो अभी हम लोगों ने हटा दी है। ठीक है, कौन सा संविधान में संशोधन करके हटाइए, चलिए ये बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। राज्यसभा में 245 है। इसी के साथ में यहाँ पर हम लोगों ने बात की थी यहाँ पर एक पर्टिकुलर, अच्छा ये तो इनके बारे में बता रखिए क्या क्या, अपने जो मैंने लोकल एरिया के बारे में शायद पूछा था ना यहाँ पर कुछ, हाँ शायद। ठीक है, तो ये हाईएस्ट नंबर ऑफ डैम आप लोगों को चाइना में देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में यहाँ पर, अच्छा टेंपल के बारे में था शायद। ठीक है, इसी के साथ में इलेक्शन के बारे में ये कुछ बातें थी जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, काफी अच्छे आंसर दिए हैं कई सारे बच्चों के द्वारा, तो इसी तरीके से आप लोग पार्टिसिपेट किया करो। आज के जो 5 शब्द आप लोग की जिंदगी में जुड़ने वाले हैं आप लोग की वोकैबुलरी की डिक्शनरी में ये आप लोग के सामने यहाँ पर स्पॉट के बारे में बात की जा रही है, यानी कि प्रेरित करना। ठीक है, क्रेजियस एक तरीके से आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। 5 के आज तो आप लोग के 6 हो गए। एक सरपास आप लोगों को देखने को मिलेगा, किसी चीज को पार करना। ठीक है, तो ये भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के साथ में कंटिग्यूस हो गए यहाँ पर, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से कंट्रोवर्शियल बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वाद विवाद में पड़ने वाली चीजें। ब्रीच होता है यहाँ पर एक तरीके से उल्लंघन करना। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। पेगलियस हो गया जोखिम भरा, यानी कि डेंजर, रिस्क आप लोग बोल सकते हैं। और बैनिंग हो गया यहाँ पर सौम्य, यानी कि जेंटल, काइंडली। ठीक है, तो टोटल 6 शब्द आज आप लोग के हो गए। एक एक्स्ट्रा हो गया, वो नहीं कहते कि गोलगप्पे खाने गए पापड़ी फ्री में मिल गई, तो ये पपड़ी आप लोग बोल सकते हैं, इसको आप लोग एंजॉय कीजिए। एक एक्स्ट्रा वर्ड आप लोगों का देखने को मिला। ठीक है, तो कैसा रहा आज का ये डिस्कशन, मैं आशा करता हूं शानदार तरीके से आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अगर हाँ तो पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लेना यहां से, और फीडबैक देकर अपना जरूर जाया करो। आप लोग वीडियो को फीडबैक दे सकते हो, और एक आप लोग अगर कोशिश करो तो पुरानी वीडियो जो है पॉलिटी की उनको जरूर रिवाइज करते रहो, ताकि लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद रख पाओ। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय कर। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।